Why did you choose law? He was my role model otherwise as well. So you're keeping on the legacy. हाँ जी. आप पहली बार जब लैंड हुए प्लेन से कैसा लगा लाइक बाहर देख के? मन में डर नहीं लगा कि बी टाउन जा रहा हूँ? हमेशा पावरफुल की वॉइस को वेट सिग्निफिकेंट वेट मिलेगा. जो पावरलेस है अभी उसको अभी वेट नहीं दिया जाता. वो कुछ भी कर ले उसकी वॉइस नहीं है. Today we have one of the best and well reputed lawyer, स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी में, अर्शदीप कालो. आज उनसे जानेंगे. जैसे कि अभी कनाडा में बहुत सारी ही स्पेशलाइज इन इमिग्रेशन. जैसे अभी कनाडा में बहुत सारी चीज़ें इमिग्रेशन के रिलेटेड चल रही है, लोगों के बहुत सारे सवाल है, तो हम वही उनसे जानना चाहेंगे. तो And it's really not easy to Yeah. find him, but we did find him. मिल गए, बहुत मुश्किल से मिले. And today we will ask everything, whichever we can, because it's hard to find Mr. Kalo. yeah. And first of all, we are really grateful to have Thank you so you much for coming. as our first guest. Like it means a lot to us. Congratulations, you are taking good initiative. Yes. हाँ जी. So, Arshdeep Saab, why did you choose law? So this is something what my father does. So वो भी lawyer हैं. I've seen him doing this thing since last 43 years अभी to date. लेकिन चाइल्डहुड में भी देखते थे तो ही वॉज माई रोल मॉडल अदरवाइज एज वेल. तो जैसा वो करते थे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैं भी वैसा ही करना चाहता था. सो आई फॉलोड हिज पाथवे. हिज विश वॉज ऑल्सो कि मी एंड माई ब्रदर, वी आर टू ब्रदर्स, बेसिकली टू सिबलिंग्स. तो वो चाहते थे कि एक एटलीस्ट लॉयर बने. तो आई फॉलोड दिस पाथवे. उन्होंने डिफरेंट, ही फॉलोड मेडिसिन. हाँ जी. So you're keeping on the legacy. Hmm. Nice. And like, okay, so I think when did you came to Canada? So I came to Canada in June 2016. June 2016. How did you like Canada initially? जब आप पहली बार जब लैंड हुए प्लेन से कैसा लगा लाइक बाहर देख के? So पहली बार ही जब मैं आया तो जून में जैसे अभी मेरे को समर्स फील होती हैं व्हेन आई केम, बिकॉज इट वाज अ वेदर चेंज. तो इंडिया में जून में इट इज़ रियली हॉट. Yeah. उतना हॉट यहाँ पे होता नहीं है. जून फर्स्ट वीक में आई केम तो यहाँ पे मेरे को विंटर्स जैसी एकदम फील आई फर्स्ट फ्यू डेज, 2-3 डेज. एंड दैट टू मे बी फॉर अ रीज़न क्योंकि मेरी इमिग्रेशन मैनिटोबा की थी. तो मैं मैनिटोबा में आया, विनीपेग आया. तो सबसे पहले मैं एक्सपोज ही वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्रोविंसेस उसमें हुआ. तो काफ़ी मेरे को डिफरेंट क्लाइमेट चेंज वाज समथिंग दैट आई नोटिस्ड. तो शुरू में तो आई थिंक इवन इन जून वो बिल्कुल ही विंटर जैसी फील थी. एंड देन इवेंचुअली आई अडेप्टेड. हाँ जी. So फिर then you where did your law in Canada? So since I moved to Manitoba, I stayed in Manitoba only. Winnipeg was the place, city जहाँ पे रह रहे थे. मैं और मेरी वाइफ, we came together. So we did our education part in Manitoba itself. My wife, she was trying to become a dentist. I was trying to become a lawyer back then. तो मैनिटोबा में ही मैंने प्रोसेस. लाइफ वॉज वेरी अफोर्डेबल, सिंपल एज वेल. तो फिर मैंने चेंज, प्लस माई बायोलॉजिकल सिस्टर शी वॉज इन विनीपेग. तो मैंने सोचा ही नहीं कभी अपनी किसी और जगह मूव करने का. तो फिर मैनिटोबा में ही सारा प्रोसेस, लॉयर लाइसेंसिंग, बार एग्जाम्स, एवरीथिंग आई डिड इन मैनिटोबा इटसेल्फ. So once I got my license, then I relocated to Brampton. And what made you relocate to Brampton? Only Brampton. Like आप जा सकते थे, BC भी जा सकते थे, and Ontario भी, other provinces भी थे. But So- why only Ontario? So like I said, I came in June 2016 to Canada. Yeah. So Winnipeg was the first city where I came. Till April May 2018 मैं विनीपेग के बाहर कहीं गया ही नहीं. So पूरे 2 साल लगाने के बाद ना I got an opportunity to come to Brampton. मेरी वाइफ, शी वॉज ट्राइंग टू बिकम अ डेंटिस्ट. तो उसकी ट्रेनिंग ना मिसिसागा में होती है, डेंटल ट्रेनिंग फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स. सो शी हैड टू कम हेयर फॉर 90 डेज. तो मेरे को वही अपॉर्चुनिटी बनी कि आई हैड टू अकम्पनी हर टू कम हेयर. सो वी केम हेयर, वी रेंटेड अ प्लेस वो 90 डेज़ के लिए.
तो मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आई वॉज फुल टाइम फ्री। तो वो जाते थे अपने ट्रेनिंग स्कूल। तो विनीपेग इज़ अ वेरी साइलेंट प्लेस, काम प्लेस, लेड बैक। तो यहाँ पे बड़ा मेरे को अच्छा लगा, जैसे इंडिया जैसी मेरे को फील आई काफ़ी, फेल्ट लाइक होम। तो मैं 90 डेज़ ऑलमोस्ट मैं कभी इस मॉल में, कभी यहाँ पे, कभी फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स, इधर उधर मैंने काफ़ी घूमा फिरा यहाँ पे। तो वो एक अच्छा एक्सपोजर था। तो जब मैं फिर देन गोइंग बैक इन जून 2018 रिटर्निंग टू विनीपेग, मेरी आर्टिकलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था। सो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर अगेन इट वाज अ वेरी बिजी स्केड्यूल फॉर मी। तो मेरे मन में ये एक 90 डेज़ की पहला टाइम था जब मैं कनाडा आने के बाद, जो फ्री टाइम था। मे बी वो फ्री टाइम भी था, प्लस एक अच्छी सिटी थी, अच्छी प्लेस थी, यहाँ पे रहने का मौका मिला, दोनों चीज़ें। तो मेरी बड़ी अच्छी गुड मेमोरीज थी व्हेन आई लिव्ड इन ब्रैम्पटन। सो मैं वहाँ पे गया। आई नेवर थॉट ऑफ रीलोकेटिंग एनीवेयर एल्स, क्योंकि मेरे सिस्टर बायोलॉजिकल वहाँ पे थे। तो मैंने फिर जब लॉ कर रहा था तो मैंने तब भी धीरे धीरे सोच लिया कि 1 साल में कि एक दिन आएगा जब मैं ब्रैम्पटन वापस जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। एंड देन वंस आई गॉट कॉल टू द बार, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। मैं और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि अगर सेटल होना है तो विनीपेग हो कि ब्रैम्पटन जाएं। सो वी डिस्कस्ड अ लॉट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सितंबर 2019 वाज द मंथ जब हमने डिसाइड कर लिया कि ब्रैम्पटन ही जाएंगे वापस। मे बी बिकॉज ऑफ दैट गुड वाइब, रिफ्रेशिंग वाइब फॉर दोज 90 डेज, दैट वाज द बिगेस्ट फैक्टर। मन में डर नहीं लगा कि बी टाउन जा रहा हूँ? टाउन से डर नहीं लगा वो, बिकॉज वो मैंने अच्छी रिसर्च की थी। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वॉट एवर वी सी ऑन सोशल मीडिया वो मिथ है, बिल्कुल फैक्ट्स कुछ और हैं जो लोग बोलते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। रिटन स्टैट्स दे आर डिफरेंट। What do you think were the myth and versus what you found out? फॉर एग्जाम्पल, a minor incident, somebody fighting with someone, young people getting caught on a video fighting, so these kind of videos they get viral. तो वो तब भी ऐसे था। तो वो वन इंसिडेंट वेयर मिलियंस ऑफ पीपल, जिस GTA में पूरे में जहाँ पे रह रहे हैं लोग, उसमें कोई 1, 2, 3, 5, 20, 30 स्ट्रे इंसिडेंट्स एट सच अ प्लेस, वो दे डोंट डिफाइन द होल कम्युनिटी। सो वो आइसोलेटेड इंसिडेंट थे। मेरे को कभी वी फील वेरी सेफ। दिस इज़ माई 6th ईयर इन ब्रैम्पटन। तो कोई मज़ा आ ऐसी रहा है। चीज़ मेरे को लगी नहीं कभी कि एवरीथिंग दैट आई हर्ड ऑलवेज वाज अ मिथ। एंड इवन नाउ इफ समवन सेज, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समबडी केम फ्रॉम विंडसर। तो मेरे को नहीं पता था कि विंडसर से हैं वो। तो वो हम बैठे थे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड के आगे फ्रेंड थे। तो ही केप्ट ऑन सेइंग कि क्राइम सिटी है, यहाँ पे क्राइम बहुत है ब्रैम्पटन में, ये है। तो मैं तो मूव ही कर गया, मैंने मूव कर लिया तो क्राइम बहुत है। ही रिपीटेड दिस थिंग ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स कि क्राइम बहुत ज़्यादा है ब्रैम्पटन में, इसलिए मैं रीलोकेट कर गया। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया कि पाजी आप रीलोकेट कहाँ पे किया है? तो कहते मैं विंडसर रीलोकेट किया, मैं यहाँ पे रहना ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार सिटी है, क्राइम बड़ा है। तो अगर हम स्टैट्स देखें, अभी अगर आप अभी भी गूगल करो या आपके ऑडियंस गूगल करें, तो विंडसर इज़ अमंग टॉप क्राइम सिटीज़ इन कनाडा। नॉट जस्ट इस प्रोविंस में, पूरे कनाडा में टॉप 10-15 सिटीज़ में हमेशा विंडसर है। ब्रैम्पटन इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। तो मैंने बोला कि पाजी आप गूगल करो कि आपकी सिटी का क्राइम रेट वर्सेस ब्रैम्पटन, चैट GPT से पूछो। तो ही स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस एंड दैट कि एज इफ आएगा। तो देन ही सेड, ओ आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो ऐसे पाजी कहते सुनी सुनाई बात कर देते हैं ना, फिर हम भी, आपको पता है हम पंजाबी बंदे हैं। तो इफ मतलब इदां दे मिथ, ऐसे मिथ जो है ना सोसाइटी में वो है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स अ सिटी फुल ऑफ यंग टैलेंटेड पीपल, एजुकेटेड पीपल, यंग बच्चे हार्ड वर्किंग ने, बड़े इंस्पायरिंग ने। माई प्रोफेशन टेल्स मी देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रॉब्लम में होता है, साथ में 5-5, 6-6 आते हैं, 3-3, 4-4 आते हैं। वन स्टूडेंट फेसिंग immigration situation, criminal law situation, immigration, criminal intersecting with each other, that kind of situation. 4-4, 5-5 स्टूडेंट कंपनी करते हैं। एंड वॉट वी लर्न फ्रॉम देम इज़ सॉलिडेरिटी देख के, यूनिटी देख के, एक दूसरे की हेल्प करना।
एक बंदा ट्रबल में है, पैसे लग रहे हैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर के, इमिग्रेशन लॉयर के, किसी भी प्रोसेस के हज़ारों डॉलर का खर्चा आ रहा है. So many of them will contribute just to support one person. So we see those things. We are witness to that thing. अभी ब्रैम्पटन के बारे में बोलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, ये किया है स्टूडेंट्स ने, दिस एंड दैट. ये भी एक मिथ है. 90% ऑफ द पीपल हु वॉक इन टू माई ऑफिस, स्टूडेंट्स, मैं उनसे पूछता हूँ कैसे आए, तो वो बोलते हैं बस लेके आया हूँ मैं, वहाँ पे बस है. गाड़ी पे आया जो बोलता है, तो मैं कई बार वैसे फ्रेंडली तरीके से पूछ लेता हूँ कौन सी गाड़ी पे आए हो. तो सिंपल कार्स, मोस्ट ऑफ देम दे ओन सिंपल कार्स. आप भी स्टूडेंट में भी आए थे यहाँ पे, तो दिस इज़ अ फैक्ट. लेकिन कॉन्ट्रेरी क्या है, सोशल मीडिया पे एवरीबडी हैज़ एस्केलेड, रेंज रोवर, जी. आई एग्री विथ यू, बिकॉज मैं भी जब इंटरनेशनल स्टूडेंट था ना, मैं भी अभी सोचता हूँ, बिकॉज जो हम ट्राई कर रहे थे वो छोटे मोटे पैसे बचा के फीस भरनी, या जो भी 3-3 4-4 जॉब करनी, सोना नहीं, कॉलेज जाना. पर अभी सोचे तो रियलाइज होता है कि यार कितना हार्ड वर्क था, बट एक साथ इतने सारे लोग करते थे तब. तो ऐसा तब रियलाइज नहीं होता था कि इतना हार्ड है, वो लगता ही नहीं था कि हर कोई वही कर रहा है. सो इट्स कॉमन. कॉमन चीज़ें जो सोसाइटी में, व्हेन यू मूव यू गेट टू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. अब मैं एक इवेंट पे गया, प्रतेश वाज अकम्पनिंग मी एज वेल. तो हम इकट्ठे बैठे थे, तो एक बड़े established business owner, somebody in early 50s, a very good relationship with me, my distant relative. तो वो मेंशन करने लगे कि सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे फेक आइल्स करके आए हैं. ठीक है. तो हमने बोला कि ऐसा नहीं है. तो ऐसे सारे नहीं, मे बी कुछ आए हैं. वी हैव दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स एज वेल जो इमिग्रेशन सिचुएशंस फेस कर रहे हैं फेक डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल के वजह से. तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे. फिर उनका सेकंड, वो वहाँ पे नहीं रुके, फिर कहते कि आपको नहीं पता, ये जो स्पाउस केस वाले हैं सारे ही फ्रॉड हैं. फिर वहाँ नहीं रुके ये, फिर बोलते कि वो जो इन्होंने कार्स बाय की हैं ये सारी फेक इनकम है, फेक डॉक्यूमेंटेशन है. वहाँ पे नहीं रुके, एक स्टेप बाय स्टेप ही केप्ट ऑन सेइंग थिंग्स अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो मैं और प्रतेश, हमारी उनके साथ काफ़ी डिस्कशन भी हुई इस टॉपिक पे ऊपर, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे. उनका थॉट प्रोसेस यहाँ पे फिक्स हो चुका था कि यस दिस इज़ व्हाट इट इज़, सभी ऐसे ही हैं. तो फिर वैसे लोगों को आप समझा नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट. सभी मेजॉरिटी हार्ड वर्किंग है, दे सेव मनी, दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मेरे एक और लॉयर फ्रेंड हैं यहाँ पे ब्रैम्पटन में, तो वो हम इकट्ठे पहले प्रैक्टिस करते थे. वी यूज्ड टू बी टुगेदर अंडर वन रूफ. तो वो मेरे को हमेशा कहते थे कि अर्श यार, ਜਦੋਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ना, तो ਅਸੀਂ वी वेंट टू सेम लॉ स्कूल, कि ये 20-20 साल के जब बच्चे आते हैं हमारे सामने बैठते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 20 साल की एज में हम इस क्लास में थे लॉ स्कूल के, तो हम क्या कर रहे थे. वी वर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वी वर परसिंग लॉ डिग्री. तो हम क्या कर रहे थे और ये बच्चा क्या कर रहा है, इतना वाइज, इतना सीरियस, समबडी हु नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर इफ़ यू सी सोशल मीडिया, एवरीबडी इज़ अ गून, एवरीबडी इज़ coming here with fake documentation, these kind of things, they are established on social media. Practically it's absolutely different. जब कोविड आया था राइट, तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इस कंट्री को रन ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर रहे थे. सुबह से शाम काम करते थे, दे वर वर्किंग इनसेन आवर्स एंड दे लिटरली बिल्ड दिस कंट्री. सो इतना कुछ कंट्रीब्यूशन उनका कंट्री के अंदर था, उसके बाद भी इतना सारा क्रिटिसिज्म उनको ही क्यों मिलता है? लाइक व्हाई? Because they are the one who were uplifting this country, helping them when nobody was ready to work. जब कोई काम नहीं करना चाहता था तो वो काम कर रहे थे, उसके बाद भी इतना क्रिटिसिज्म. जब देखो पावरफुल वर्सेस सिंपल एंड ऑर्डिनरी, सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. एंड पर्टिकुलरली आपने कोविड टाइम या पहले भी ऐसे ही है हमेशा, किसी भी सिनेरियो में इफ़ देयर इज़ अ पावरफुल पार्टी ऑन वन साइड, दूसरी साइड पे सिंपल स्टूडेंट है, सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन है, अभी हमेशा पावरफुल की वॉइस को वेट, सिग्निफिकेंट वेट मिलेगा. जो पावरलेस है अभी, उसको अभी वेट नहीं दिया जाता. वो कुछ भी कर ले, उसकी वॉइस नहीं है. नोबडी इज़ देयर टू बिलीव हिम, ट्रस्ट हिम, नो हिज साइड. तो वो ऐसे चलता है.
लेकिन पीपल हु इस्टेब्लिश दीज काइंड ऑफ मिथ्स उनको ये नहीं पता. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, द स्टूडेंट हैज़ फेस्ड सो मैनी ऑड्स अनलाइक यू, ही हैज़ फेस्ड सो मैनी ऑड्स कि ये सारे ऑड्स इसके सामने छोटे हो जाएंगे. ये लाइफ में इतनी स्ट्रगल कर रहा है कि एक दिन ये भी एक पावरफुल इस्टेब्लिश सिटीज़न होगा, आपसे बेटर होगा, उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले से बेटर सिटीज़न होगा, ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होगा, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ सीन मोर ऑड्स देन यू. तो criticism, somebody trying to grow established life here, facing criticism, facing unwanted stereotypes, कुछ भी skeptical attitude from people, तो ये this person is prepared to fight back. तो एक टाइम आएगा जब ये established होगा तो आप भी यहाँ पे होंगे, ये भी होगा स्टूडेंट, लेकिन you will end up losing your reputation. Whatever you are saying today will become meaningless in few years for the same person, क्योंकि वो आपको करके बता देगा. And I have seen, this is my 6th year, 7th year particularly in law practice, 1 year as articling student and 6 years as a lawyer. जब मैंने law practice शुरू की 2019 में, students who used to come to my office who were doing blue collar jobs, it is so gratifying to see them. Abhi, they come in a suit, they tell me that okay, they used to do this XYZ thing, now they are running their own company. I have a client who used to be a painter at that point in time, part-time student, now he owns a construction company, painting company है उसकी बड़ी अच्छी. So he has all the equipment, he has employed 20-25 people. So धीरे धीरे everybody has a time. So people who pose challenges to these international students, young naive minds, वो at one point in time they disappear. So same बंदा यहाँ पे established citizen है. Because you are 100% right. When this time of COVID, international student ही थे जिन्होंने $2,000 का सर्व नहीं लिया था. They were the one working at the front desk. Right? Yeah, frontliners. And people who were criticizing were sitting at home trying to be safe and collecting. I mean, there's nothing wrong with it because कुछ गलत नहीं है, but just student. But मेरे को है ना थोड़ी coming back to your journey, I really want to know more about आपके क्या thoughts है related to immigration, right? Because right now Canada में immigration is the most talked topic, right? Everyone wants to know कहाँ पे immigration जा रही, because COVID में भी इतने immigrants थे, right? Like Canada got so many people here. Now people are against immigrants. So what is your thought ki where is Canada heading as per immigration? So immigration पिछले कुछ सालों में काफ़ी, if we compare current situation पिछले सालों से, तो अभी it is a very difficult time for the applicants. अगर immigration system की बात करें तो from the end of the system, from this side, they are reforming things. They are making those kind of reforms की जो long term benefit दें society को, इस country को. They are trying to do those things. अगर applicants की side से करें तो they don't have pathways. So government का जो legal claim है कि we never promised you PR, कि आप आए थे, आप अपने स्टडी वीज़ा में लिख के आए थे एप्लीकेशन में कि आई गो बैक टू माई कंट्री, आई डू दिस एंड दैट व्हेन आई रिटर्न टू माई होम कंट्री. सो फॉर ईयर्स दिस वाज द इमेज कि कनाडा जाओगे स्टडी पाथवे पे, वर्क परमिट लोगे, वर्क एक्सपीरियंस लोगे, वो ख़त्म करने के बाद PR लगाओगे तो इट इज़ अ केक वर्क, होएगी, कोई वापस नहीं आएगा. इट्स अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर सेइंग इन पंजाब कि आज तक कोई वापस आया, कोई नहीं आया, बाहर गया. बट वो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक टाइम आएगा जब नंबर ऑफ़ टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स इतने बढ़ जाएंगे कि उतने PR नहीं हो पाएंगे, और बीच बीच में लोगों का टाइम आना शुरू हो गया जब पीपल आर फेसिंग एंड ऑफ देयर स्टेटस. अभी बहुत सारे लोगों ने विजिटर रिकॉर्ड किया, वर्क परमिट से चेंज ऑफ स्टेटस किया पिछले 2024 में, 25 में thousands of people every month they are doing this. So they're facing end of their status, they're still trying to explore their options, they're waiting for something to happen. And I think जो पिछले इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उन्होंने काफ़ी रेफर्मेटिव डिसीजंस लिए फ्रॉम दी सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, कि इमिग्रेशन रिफॉर्म्स जो लेके आए, जैसे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में रिफॉर्म आया, स्टूडेंट वीज़ा पाथवे में एक रिफॉर्म आए,
प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जैसे रिफॉर्म्स आए, एस्केलेटेड रिक्वायरमेंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वो आई, PGWP के टाइम पे IELTS का होना ज़रूरी जैसे आया. सो दीज वर द रिफॉर्म्स सिस्टम को सही करने के लिए, चेक्स एंड बैलेंसेस बेसिकली इंक्रीज़ करने के लिए. व्हाट वाज मिसिंग, जो भी रिफॉर्म्स आए उसमें एरर कोई नहीं था, बट इन माय ओपिनियन एक ओमिशन थी ओवरऑल कि एक अच्छा पाथवे, क्योंकि अभी पहली बारी गवर्नमेंट ने भी, जैसे पहले ठीक है कि किसी को प्रॉमिस नहीं की PR, लेकिन खुल के कभी ये भी नहीं इस्टेब्लिश किया ओपनली जैसे अब किया 2024 में कि PR सबके लिए नहीं है. जो आए वो सोच के आए. वो पहली बारी 2024 में किया. अनफॉर्चुनेटली तब किया जब मिलियंस ऑफ पीपल वर इनसाइड कनाडा. जो टेम्प्रेरी स्टेटस होल्डर्स थे वो कनाडा जो पहले वाले सिस्टम की इमेज के साथ आए थे. So just to अभी क्या हुआ कि जब इन्होंने ये एडवर्टाइज़ किया उसके बाद ये सारे स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स एप्लीकेबल करने चाहिए थे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक मैसेज गया कि कनाडा सबके लिए नहीं है, सबको PR नहीं मिलेगी. लेकिन पीपल हु वर इनसाइड कनाडा तब, आज उनके लिए कुछ ना कुछ पाथवे ज़रूरी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है. एंड प्रैक्टिकली भूल जाओ इमिग्रेशन नंबर्स, फिगर्स, एवरीथिंग. जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं टेम्प्रेरी स्टेटस पे, अगर एक पॉजिटिव लेंस से देखें वो कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं. कहीं ना कहीं उनके ऊपर छत भी है, रूफ है. दे आर लिविंग इन बेसमेंट्स और हाउसेस समवेयर. जॉब है, काम है, रहने के लिए जगह है, उनके पास आने जाने के लिए व्हीकल्स हैं, सारा कुछ है. सो आई डोंट थिंक कि वो स्ट्रेन कोई बढ़ेगा उनको ऐड करने से, क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग, दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सर्विंग द सिस्टम, एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट टू द सिस्टम. तो इनको अगर PR दी जाती है, बहुत अच्छी इमेज सेट कर दी है, लोग सोच के आएंगे आगे आने वाले नंबर्स. दे हैव रेगुलेटेड द नंबर्स कि इतने ही स्टूडेंट आएंगे, इतने ही PR होंगे, ऐसे होगा. इसको पॉपुलराइज भी बड़ा किया मीडिया ने. प्लस घर घर से, आज गांव-गांव से बच्चा है इंडिया से, जो पर्टिकुलरली अगर बात करें तो घर घर ये मैसेज चला गया कि सबको PR नहीं मिलेगी, सोच के भेजो. जिसका बड़ा भाई आया है उसका छोटा भाई आने में अभी हेजिटेंट है. पर आपको क्या लगता है, डू कनाडा नीड इमिग्रेंट्स? फॉर श्योर, दिस इज़ वेरी क्लियर कि इमिग्रेंट्स के बिना ये कंट्री चल ही नहीं सकती. फॉर एग्जांपल वॉट एवर दिस इज लाइक, अभी US के साथ इनका इशू था टैरिफ्स वाला. सो द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फेसेस, पॉपुलर सोशल मीडिया पेज ओनर्स, दीज पीपल दे स्टार्टेड सेइंग कि वी हैव टू डू समथिंग ऑन आवर ओन. हमें अपनी स्टैंडिंग करनी है, अपनी मार्केट बनानी है, मैन्युफैक्चर भी खुद करना है, सेल भी करना है, मार्केट को भी बढ़ाना है, प्रोड्यूसर टू सेलर हमने खुद यहाँ पे करना है सिस्टम डेवलप. अगर कुछ भी हमने यहाँ पे करना है, हमने नहीं बोरो करना, नहीं हमने मार्केट को बड़ा करना है, इन्फ्लेट करना है, तो लोग कहाँ से आएंगे? वो इमिग्रेशन इज़ दी ओनली सोर्स. अगर हमने कुछ बनाना है, इंडस्ट्रियल सेटअप करना है, कोई बिल्डिंग सेटअप करनी है, कुछ करना है, वी नीड पीपल टू डू दैट, स्किल सेट टू डू दैट. वो कहाँ से आएगा? वो इमिग्रेशन से ही आएगा. बट अभी लोग तो है यहाँ पे, है तो सही लोग. तो ये लोगों को, द पीपल हु आर इनसाइड कनाडा, दे आर लाइक राइपेंड फ्रूट. कनाडा को फ्रूट चाहिए, दे आर लाइक राइपेंड फ्रूट. इनको यूज़ करना चाहिए, इनको हार्वेस्ट करना चाहिए, इनको PR देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैम. एंड फर्दर अगर हम देखें, दीज आर द पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, पीपल हु कैन अंडरस्टैंड कैनेडियन कल्चर, जिनकी बेसिकली अडेप्टेबिलिटी हो चुकी है इस सिस्टम में. दे नो हाउ दी, छोटी छोटी बात करें तो बैंकिंग कैसे होती है, इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट होती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी में मूव करने की, रेस्टोरेंट में जाके क्या बिहेवियर है, सिविल बिहेवियर सोसाइटी में कैसा करना है, पब्लिक फैसिलिटीज़ को कैसे यूज़ करना है. न्यू कमर्स दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. स्टूडेंट टर्न्ड वर्कर्स जो अभी हैं, दे नो ऑलमोस्ट जस्ट लाइक कैनेडियंस एवरीथिंग. तो उनको यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग दिस कंट्री, उनको प्लेटफॉर्म देंगे. सो इट विल बी अ टू वे स्ट्रीट. इमिग्रेशन, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इमिग्रेशन जो है वो एप्लीकेंट को बेनिफिट देती है. इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट. वो कंट्री को भी उतना बेनिफिट देती है जितना एप्लीकेंट को देती है. So in 2024, more than 3 million temporary residents, they're going out of status, and a lot of international students are on protest. Do you think that it brings a bad image to brand Canada?
सो प्रोटेस्ट इज़ नॉट जो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन लो, प्रोटेस्ट इज़ नॉट अ वे टू deal with this kind of situation. Doing something significant, raising this voice with your own writing representatives, writing to the immigration minister, doing all those steps जो फॉर्मल हैं, जिसके साथ कोई कॉन्क्रीट वॉइस जाती है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लिए पास, वो सारे करने चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल प्रोटेस्ट एंड ऑल. ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इससे गवर्नमेंट को पता लगता है. अभी समटाइम्स आई सी कि जैसे रेडियो चैनल्स पे डिस्कशन हो रही है इमिग्रेशन की, या प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, सो वी डू मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन पंजाबी हिंदी लैंग्वेजेस. तो ये कैसे वहाँ पे पहुँचेंगी? ये तो कभी भी नहीं पहुँचेंगी. सो फॉर्मल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि अगर कोई अच्छा इनको लीड करे, स्टूडेंट लीडर और समबडी फ्रॉम द सोसाइटी इवन, तो इनके बिहाफ से कोई पिटिशन, कोई रिप्रेजेंटेशन रेगुलर बेसिस पे भेजे, कम्युनिटी थोड़ी साथ आए, चर्चेस, मॉस्क, गुरुद्वाराज, हिंदू टेम्पल्स, ऑल ऑफ देम दे राइट टू द गवर्नमेंट कि ये इनको करो. एम्प्लॉयर्स कोई अपनी एसोसिएशन, But if they were so needed, right, into the system, then why they're pushing them out? If someone is so needed, then they would rather keep them, right? Are they being used? I'm not in a position to say all this, but यही है कि immigration is the need of this country. Immigrant की need यहाँ पे सेटल होता है, जो स्टूडेंट अर्न वर्कर, उसको चाहिए इमिग्रेशन परमानेंट सोल्यूशन, नॉट टेम्प्रेरी बेसिस पे. सो यूज्ड नहीं कह सकते क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ वी लुक एट लीगल साइड ऑफ दिस होल सिचुएशन, एवरीबडी स्टेटेड कि मैं वापस जाऊँगा. सो पाथवे तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल फॉर्मेट में प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन इमेज इन्होंने पब्लिकली इन 2024 सेट की अगेन सेइंग दिस कि स्टूडेंट को, हर आए बंदे को, स्टूडेंट टर्न वर्कर को पीआर नहीं मिलेगी. ओपनली गवर्नमेंट पहली बारी आई ऐसे खुल के, जो पब्लिसाइज भी हुआ ग्लोबल स्टेज पे, पहली बारी 2024 में हुआ. अभी तक ये सिस्टम चल रहा था लीगली, यस पीआर किसी ने प्रॉमिस नहीं की, लेकिन अभी तक ये सिस्टम चल रहा था. तो इनसाइड कनाडा यंग पॉपुलेशन, इफ़ वी लुक एट द फैक्ट्स, एजिंग पॉपुलेशन है, नॉट जस्ट नंबर्स की बात करें तो दिस कंट्री हैज़ एजिंग पॉपुलेशन अपनी उतनी बढ़ नहीं रही जितनी एजिंग पॉपुलेशन है. सो सर्टेनली दे नीड मोर पीपल. आई थिंक हाउसिंग क्राइसिस, अदर फैक्टर्स, दे लेड टू इमिग्रेशन हॉल्ट एज वेल. तो लेकिन ये भी सोचने की बात है कि जो अभी यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो रह ही रहे हैं, राइट. तो उनको ऐड करने से फर्दर स्ट्रेन नहीं होगा. आई थिंक हॉल्टिंग फॉरेन नेशनल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा, अभी उनको थोड़ा सा ये करना चाहिए, सोल्यूशन वो है उनको हॉल्ट करने का. इनसाइड कनाडा जो है उनको पीआर, उनके लिए दे डिज़र्व पीआर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस सिस्टम. लाइक यू सेड कि कोविड-19 में फ्रंट लाइनर्स थे, आज वही फ्रंट लाइनर्स दे आर फेसिंग इश्यूज. बड़ी इंटरेस्टिंग एक कोर्ट की जजमेंट है जिसमें आई थिंक आई हैव साइटेशन एज वेल, पोना वर्सेस कनाडा नाम है केस का, साइटेशन भी उसकी मैं आपको दे दूंगा. उसमें इवन कोर्ट सेड कि कोविड-19 में फ्रंट लाइनर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस सिस्टम, उनकी जो सिस्टम में कंट्रीब्यूशन है उसको सिग्निफिकेंट वेट देना चाहिए वाइल डिसाइडिंग पीआर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जो एचएनसी बेस्ड एप्लीकेशन है. सो इवन लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, उसने भी कोविड-19 के कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया है इमिग्रेंट्स के. तो ना अब बात करते हैं सिर्फ 3 तरीके के स्टूडेंट्स की. पहले जो इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं. सेकंड, हु ऑलरेडी स्टार्टेड देयर जर्नी, केम एज स्टूडेंट एंड देन आर ऑन वर्क परमिट. एंड थर्ड, जिनके स्टेटसेस लूज हो गए, so they have no more statuses in Canada. So you want to tell more about this? बस एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जो लोग पीआर करना चाहते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज इंटेंशन टू बी अ परमानेंट रेसिडेंट एट द एंड ऑफ द डे, राइट. तो ये तीनों केसेस में एक बंदा पीआर कैसे ले सकता है? सो जो देखो, सबसे पहले तो मेरे को लगता है उनकी बात करनी चाहिए जो स्टेटस जिनका एंड हो रहा है वर्क परमिट, लेकिन अभी तक वो पीआर नहीं हो पा रहे. उनको कैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो रूम इज़ वेरी नैरो राइट नाउ, ऑप्शंस कम है. प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज, इनका कोटा फर्दर रिड्यूस कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने. फेडरल लेवल पे ड्रॉज की पहले तो आ नहीं रहे, अगर
ड्रॉज आते हैं तो कट ऑफ बड़ी ऊपर है। तो ये एक अनसर्टेनिटी है, उन सब में डर भी है। ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड लीविंग कनाडा कि कुछ बनेगा नहीं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमिग्रेशन के साथ पर्सनल सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्व है, ये वाले पर्टिकुलरली जिनका स्टेटस ख़त्म हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई करनी थी वो कर ली, एक्सपीरियंस लेना था, फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल होना था वो भी कर लिया। अभी एक तीसरा गोल था उनका इमिग्रेशन लेने का, साथ में एक चौथा गोल होता है स्टेज पे रफली मोस्ट मेजोरिटी का कि मैरिज करनी है, मैरिज प्लान्स। सो लॉट ऑफ देम पिछले 1-2 साल से मेरे को जैसे क्लाइंटेल मिलती है इस स्टेज पे, दे आर मोर वरीड अबाउट देयर पर्सनल लाइफ एज वेल, इमिग्रेशन एंड पर्सनल लाइफ दोनों। तो इंडिया से पेरेंट्स फैमिली उनका ये प्रेशर है कि मैरिज भी करनी है, कब होगा, पीआर कैसे होगी। यहाँ पे द पर्सन इज़ फेसिंग सेकंड सिचुएशन एज वेल, पीआर की। सो ये बड़ी क्रिटिकल सी स्टेज है और इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। मेनली अगर तो एक्सप्रेस एंट्री कीप्स ऑन रोलिंग तो कट ऑफ नीचे आएगी ग्रेजुअली इफ़ दे कीप ऑन टेकिंग आउट द ड्रॉज। वो स्लो चल रहा है इसलिए कट ऑफ अभी तक नीचे आई नहीं है, इवन आफ्टर रिमूविंग द LMIA पॉइंट्स। आएगी भी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि somebody with master's degree with CLB level 9 or 10 in IELTS English language, combining with Indian work experience of at least 1 year and 1 year Canadian experience plus Canadian education, ये भी बंदा 500 प्लस स्कोर पे बैठा है। सो क्योंकि ड्रॉज आए नहीं इतने, सो वी स्टिल हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद दीज काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स सिटिंग अबव 500। तो इनको अगर अकोमोडेट अभी कर नहीं रहे, इन्वाइट नहीं कर रहे, तो जो बैचलर्स डिग्री वाला विद नो एक्सपीरियंस इन इंडिया और ग्रेड 12 वाला बिल्कुल जिसके पॉइंट्स एजुकेशन के भी उतने नहीं हैं, वो तो बॉटम लाइन पे है। तो इनको एक अच्छा प्लान कर सकते हैं, दे हैव टू लुक एट द एग्जिस्टिंग ऑप्शंस। ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कौन सी प्रोविंस अभी भी इनवाइट कर रही है। फॉर एग्जांपल नोवा स्कोशिया अभी भी, चाहे कोटा कम हुआ है, लेकिन अभी भी एनीबडी कैन सबमिट PR एप्लीकेशन इन केस दे फाइंड एम्प्लॉयर। वहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढना मुश्किल है क्योंकि स्मॉलर प्रोविंसेस में इतनी वॉल्यूम लोगों की अकोमोडेट नहीं हो सकती, इतनी जॉब्स नहीं है, उतने एम्प्लॉयर्स एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसी ऑप्शंस थोड़ी थोड़ी एग्जिस्ट करती हैं हर प्रोविंस में। रीलोकेट करके कई प्रोविंसेस में बिल्कुल आउट ऑफ द स्कोप है पिक्चर अभी। जैसे मैनिटोबा में दे डिडक्ट पॉइंट्स स्टूडेंट के टू वर्क एंड स्टडी इन सम अदर प्रोविंस, उसके पॉइंट्स कट जाते हैं। तो मैनिटोबा में अभी मैनिटोबा ग्रेजुएट इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट PR, तो यहाँ से गया तो 200 पॉइंट जिसके कट रहे हैं वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द स्कोप है। तो कई प्रोविंसेस में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे फिर भी पॉसिबल है। सो वैसी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सेकंड, जैसे केयर गिविंग प्रोग्राम है, उसमें आई थिंक बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट केयर गिवर का एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे। फॉरेन में बैठा बंदा आउटसाइड ऑफ कनाडा, चलो अभी इस बारी तो थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन थी कि इन्होंने इनसाइड कनाडा ओनली स्ट्रीम को ओपन किया, आउटलैंड एप्लीकेशंस इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में बैठा हुआ बंदा बेनिफिट ले रहा था इस प्रोग्राम का। इंटरनेशनल स्टूडेंट ने उस लेवल पे इस प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं लिया। सो केयर गिविंग एक अच्छा पाथवे है PR का। इस साल की स्ट्रीम तो क्लोज्ड है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए, आने वाले कुछ सालों के लिए, इवन इफ समबडी इज़ गोइंग बैक, सिस्टम उसको नहीं अकोमोडेट कर पाया या वो नहीं रह पाया यहाँ पे, वो केयर गिविंग जैसी फील्ड में एक्सपीरियंस ले ताकि फ्यूचर में ये ऑप्शन का बेनिफिट ले सके। दिस टू माय अंडरस्टैंडिंग ये थ्रू आउट अभी कुछ साल ओपन ही रहेगा ये चैनल। इसका नाम बदलता है हर 1-2 साल बाद, लेकिन पाथवे ब्रॉडर सेंस में ये पाथवे एग्जिस्ट करेगा। फिर फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स, दे आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। समबडी गेटिंग CLB 7 इन फ्रेंच लैंग्वेज, उसका PR काफ़ी गोल उसका क्लोज PR के पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट गारंटेड काइंड ऑफ सिचुएशन अभी एज ऑफ टुडे। CLB लेवल 5 आ जाए फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स में तो वर्क परमिट एक्सटेंशन इज़ ईजी विद एम्प्लॉयर सपोर्ट। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस लिया जाए स्किल ट्रेड्स में, उसकी अभी भी वैल्यू है। आने वाले टाइम में भी इमिग्रेशन सिस्टम में उसकी वैल्यू रहेगी क्योंकि दे नीड मोर ट्रेड्स पीपल। जब इन रीसेंट इलेक्शंस
इमिग्रेशन की जब भी बात होती थी, इवन प्राइम मिनिस्टर फेस रिपीटेड दिस थिंग सो मेनी टाइम्स कि ट्रेड्स वाले लोग चाहिए, उनको पीआर पाथवेज मिलेंगे. दे ओनली स्पोक अबाउट 2 मेन कैटेगरीज. हेल्थ की भी उतनी बात नहीं की, मेन ट्रेड्स वालों की या फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स वालों की जब भी की इमिग्रेशन की बात. हेल्थ केयर में जो भी एक्सपीरियंस ले सकता है, बहुत सारे एनओसीज़ हैं जिनमें ट्रेड्स में या हेल्थ केयर में जिसमें एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट ये है ही नहीं कि आपको कोई डिग्री चाहिए उस फील्ड की या कोई लाइसेंस चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए करने से पहले. सो एनओसी में सिंपल तरीका है, एनओसी की एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स देखो, वहाँ पे अगर तो कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो तो कंपलसरी हो जाएगी, लेकिन मे बी रिक्वायर्ड, यूजुअली रिक्वायर्ड, इज़ अवेलेबल, दीज आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स. तो वो बंदा बिना उस फील्ड की एजुकेशन के वो कर सकता है बहुत सारी जॉब्स ट्रेड्स में, हेल्थ केयर में. फॉर एग्जांपल 33102 एनओसी है नर्स एड का, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स दे आर नॉट मैंडेटरी. तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. अभी के लिए हेल्थ केयर, केयर गिविंग, फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स, ट्रेड्स, दीज आर द फील्ड्स जिसमें पढ़ाई, वर्क एक्सपीरियंस, करियर, सारा कुछ इसमें ब्राइटर साइड पे है इमिग्रेशन के साथ. तो लास्ट में आ जाता है कि स्टूडेंट्स, कुछ साल पहले आई यूज टू गिव दिस ऑप्शन टू स्टूडेंट्स, अभी भी मैं देता हूँ. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वर्क परमिट्स हैं जिसमें आप खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड होके इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके अपने आप को वर्क परमिट दिलवा सकते हो अपने बिजनेस से. वर्क परमिट, उससे क्या स्टे भी मिलेगी. पहले उसमें पीआर भी इजी थी बिकॉज अगर आप सीनियर लेवल की पोजीशन करते तो आपको 200 पॉइंट्स मिलते थे एक्स्ट्रा सीआरएस के साथ जोड़ के. तो वो जब भी एलएमआईए के पॉइंट्स गए तो एलएमआईए एग्जैम्प्ट बिजनेस पाथवेज के जो थे वर्क परमिट्स, उसके भी 200 पॉइंट्स वो चले गए. तो पहले जब एडवाइस करते थे तो दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शंस, करते थे बीच बीच में स्टूडेंट्स, ये अब लेकिन नहीं कम. अभी 200 पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन वर्क परमिट एक्सटेंशन हो सकती है अगर तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशन? So, for example, just to cut you off, from a third person's perspective, बहुत सारे लोग हैं कि अभी मेरी वर्क परमिट हो रही है एक्सपायर कनाडा में, and मेरे को बिजनेस भी करना है, राइट? सो व्हाट आर द वेज आई कैन इधर एक्सटेंड, मैं अपना पीआर वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकूँ या फिर पीआर ले सकूँ? जैसे C11 वर्क परमिट है, आपकी ऑडियंस गूगल करके भी रीड कर सकती है C11. दे कैन गो ऑन माय वेबसाइट, C11 वर्क परमिट के बारे में मैंने वहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है. आप अपनी फील्ड ऑफ एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें, या वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन नहीं भी है लेकिन आप शो कर सकते हो कि आपकी एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है, आप उसमें से ट्रांसफरेबल स्किल्स लेके आ रहे हो उस साइड पे. यू हैव टू एस्टेब्लिश बेसिकली यू कैन डू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, दिस इज़ द रीज़न वाई यू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली. वो इस्टेब्लिश करना होता है एप्लीकेशन में. इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो सब्जेक्टिव है. जो आप खुद अपने लिए बिज़नेस प्लान बना रहे हो कि ये मेरा बिज़नेस प्लान है, ऐसा मैं बिज़नेस करूँगा, ये नेचर ऑफ वर्क होगी, ये उसका बिज़नेस में एग्जिट प्लान भी बनाना पड़ता है कि जब मेरी टर्म एंड होगी तो ये बिज़नेस को टेक ओवर कौन करेगा. दे डोंट वांट यू टू ओपन अ बिज़नेस फॉर 2 years ओनली, दे वांट द बिज़नेस टू बी अलाइव. आपको पीआर मिले ना मिले, बिज़नेस शुड बी देयर. तो वो एग्जिट प्लान बनाना पड़ता है कि ये पीआर, ये सिटीज़न बंदा जो है टेक ओवर करेगा जो बिज़नेस को, ये एग्जिट प्लान है इसका. तो वैसे उसमें एक्सटेंशन की जा सकती है एज अ वर्कर. एंड ये भी एक ऑप्शन है जो एक सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड ऑप्शन है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जैसे कपल्स हैं, उनमें से अगर कोई एक ही अभी तक स्टूडेंट था जिसने PGWP एक ले लिया एक बारी, तो उसको दोबारा PGWP नहीं मिलेगा. इफ़ द अदर वन कैन गो टू अ स्कूल नाउ एंड परस्यू एजुकेशन, उसको वो करनी चाहिए. उससे क्या होगा, अनदर सेट ऑफ 5 years उनको मिल सकते हैं इफ़ द पार्टनर कैन परस्यू स्टडीज़. 2 साल वो स्टूडेंट बन सकता है पार्टनर. स्पाउस को स्पाउजल ओपन वर्क परमिट दिलवा सकता है अगर एलिजिबल प्रोग्राम्स में करे. नहीं भी दिलवा सकता तो लेकिन 2 साल उसके एज अ स्टूडेंट प्लस 3 साल एज अ वर्कर वो सिक्योर कर सकता है. पार्टनर कैन बी ऑन अ विजिटर रिकॉर्ड अगर स्टूडेंट प्रोग्राम एलिजिबल नहीं है स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के लिए.
तो ऐसे ऐसी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. अभी भी देयर इज़ अ रूम. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट गो टू seek opinion, proper opinion from a proper source. So immigration law firms, I believe, they can guide people nicely. They can offer holistic picture to students कि ये चैनल है, इसमें आप कोई भी आप अपने सिनेरियो पे जो भी आपके एप्लीकेबल है, जो आपकी सिचुएशन के साथ रिकनसाइल कर रही है सिचुएशन, उसको उसका बेनिफिट लो. इसके अलावा RCIP प्रोग्राम है जो इन कम्युनिटीज़ में, रूरल कम्युनिटीज़ में है, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं. कुछ कुछ अभी ओपन भी हैं पर्टिकुलर रूरल कम्युनिटीज़, उसमें पर्टिकुलर जॉब होल्डर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं लगाने के लिए. एंड कमिंग बैक टू द बिजनेस वन, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिजनेस के थ्रू मेरा वर्क परमिट एक्सटेंड करना है, तो वो बिजनेस मेरे स्किल्स या मेरी पढ़ाई से रिलेटेड ही होना चाहिए. वही जैसे मैंने बताया कि अच्छा है कि पढ़ाई या एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करे ताकि चांसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ दी योर वर्क परमिट एप्लीकेशन वो बढ़ जाएं. ओके. तो अगर नहीं भी कर रहा, लेकिन आपको ये इस्टेब्लिश करना है कि आपके पास जो भी आपकी एजुकेशन है या प्रैक्टिकल स्किल सेट है, वो वाला आपकी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, वो पैरामीटर्स, दोज क्रेडेंशियल्स, दे आर ऑफरिंग यू ट्रांसफरेबल स्किल्स कि आप जो अब नया करना जा रहे हो, वो चाहे आपकी फील्ड ऑफ एजुकेशन या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से डिफरेंट है, लेकिन आप ऐसे स्किल सेट को लेके आ रहे हो, आप यू ओन दोज काइंड ऑफ स्किल्स कि आप इसको भी सक्सेसफुली कर सकते हो. फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय क्लाइंट्स अभी जैसे C11 कर रहा है, वो फूड ट्रक्स का बिजनेस कर रहा है. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उसकी फील्ड नहीं है, वो ऑफिस एडमिन जॉब कर रहा है, लेकिन उसने पहले पार्ट टाइम स्टडी टाइम पे मैकडोनल्ड्स में काम भी किया है. उसका वो एक्सपीरियंस, अभी की उसकी एडमिन जॉब, इसके अलावा उसने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में भी काम किया है. उसके पहले उसने CPA के ऑफिस में काम किया है. उसने बिजनेस प्लान बनते भी देखे हैं, बनाए नहीं हैं लेकिन बनते देखे हैं. सो दीज आर द कंबाइंड स्किल्स. उसकी पढ़ाई भी ऑफिस एडमिन रिलेटेड एजुकेशन में है. सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इज़ कि मेरे पास वो सारे स्किल्स हैं जो एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए. तो मेरे को लगता है आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस एप्लीकेशन. सो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन सिमिलर हो, सेम हो, ये ज़्यादा अच्छी आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि अदरवाइज़ यू नीड अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव टू एस्टैब्लिश दिस थिंग कि ट्रांसफरेबल स्किल्स जो भी ये बंदा है, जो भी इसकी एजुकेशन ट्रेनिंग है, ये वर्केबल है फॉर दिस न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट जो ये बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वर्क परमिट ऑप्शन के लिए लेके आ रहा है. एंड समझ लो अगेन ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो करने से आपके वर्क परमिट या PR मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, विच जो गवर्नमेंट फेवर करती है ज़्यादा. देखो, ऐसा कोई प्रेफर्ड पाथवे किसी भी बिज़नेस को नहीं है कि आप ये वाला बिज़नेस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन. अभी तक तो नहीं है, पहले भी नहीं था, क्योंकि पहले भी 200 पॉइंट सबको सारे सीनियर पोजीशंस के बिज़नेस ओनर्स को मिलते थे. अभी वो पॉइंट्स नहीं है. सो सिंपली अभी तो ये ऑप्शन को ज़्यादा जो करने वाले हैं, दे फुली अंडरस्टैंड दिस कि ये सिर्फ एक उनकी टेम्प्रेरी स्टेप है, बेसिकली टेम्प्रेरी स्टेप है टू एक्सटेंड देयर स्टेटस. उनकी इमिग्रेशन जर्नी में एक लेंथ ऑफ स्टे जो है उनकी, उसको सही करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्लस इनकम को मोबिलाइज करने के लिए फर्दर, दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस. बेसिकली यू जस्ट बोरिंग सम टाइम. इससे में Borrowing some PR time. का कोई कंफर्मेशन नहीं है. जो उसका पिछला ही CRS बेस बना है वो ऑलरेडी है, जो पेंडिंग प्रोफाइल्स हैं, दे आर होपफुल कि गवर्नमेंट कुछ करेगी आने वाले टाइम में. यूजुअली पीपल एट दिस स्टेज दे आल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉर पार्टनर्स जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं. तो एक बारी टाइम बाय करने के लिए, अभी अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग इट विद अ विजन कि एक बारी टाइम बाय होगा, ट्रांजिशन होगी, इनकम होगी, एंड वी विल बी एबल टू डू समथिंग सॉलिड एज वेल. जो वो टाइम है बीच का जहाँ पे ये बिजनेस करते हैं, तो क्या वो टाइम काउंट होता है फॉर देयर एक्सपीरियंसेस? वेरी गुड क्वेश्चन. सो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है ना, उसके पॉइंट्स नहीं बनते आगे जाके. लेकिन जैसे वो 200 पॉइंट्स थे वो मिलते थे, लेकिन ऐसे पॉइंट्स नहीं बनते थे. लेकिन
पीपल जैसे उसमें भी आगे आगे ऑप्शंस जैसे जितनी भी डिस्कशन करें वो कम है टॉपिक इस वाले टॉपिक के ऊपर कि कोई बंदा कर रहा है वर्क परमिट C11 एग्जांपल, तो वो अपने स्पाउस को जॉब दे रहा है वहाँ पे सीनियर लेवल पोजीशन की, ताकि वो अपना कोई पाथवे बीइंग ऑन ओपन वर्क परमिट वो अपना कोई पाथवे बना सके PR के लिए. सो देर आर डिफरेंट रीजंस फॉर सब्जेक्टिव है ना, केस बाय केस बेसिस इंडिविजुअल एप्लीकेंट की सिचुएशन के ऊपर है. सो पॉइंट्स इनडायरेक्ट वे से दे बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, लेकिन अगर इसकी बात करें तो पॉइंट्स ऐसे सीधे पॉइंट्स नहीं है अभी. जो Not पिछले actual पॉइंट्स हैं benefit. पिछले पॉइंट्स हैं वो साल कंप्लीट करने के बाद दे यूज टू बेनिफिट फ्रॉम 200 पॉइंट्स. सो जैसे हम लोग स्टूडेंट आते हैं वर्क परमिट पे आते हैं और धीरे धीरे अपनी PR के रास्ते पे जाते हैं, तो डू यू थिंक कि वहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग या वी शुड डू और मे बी इतने फाइनेंसेस हमारे अकाउंट में होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर PR? अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए कोई मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे. मेजॉरिटी के लिए किसी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में रिक्वायरमेंट अराइज होती है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में किसी जैसे एक्सप्रेस एंट्री में आपको फॉर CEC यू डोंट नीड टू हैव पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड्स. बहुत सारे प्रोविंशियल प्रोग्राम्स नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं वो बेस्ड हैं जॉब ऑफर पे, कि अगर एम्प्लॉयर सपोर्ट है, जॉब है, ऑन गोइंग फुल टाइम लॉन्ग टर्म जॉब आपको मिली है, तो आप तब भी PNP लगा सकते हो. उसमें भी फिर वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है अभी उसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं. इफ़ यू हैव अ फुल टाइम जॉब ऑफर यू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग प्रूफ ऑफ फंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, लेकिन वैसे सेविंग्स दे आर इम्पॉर्टेंट. हाँ जी. जैसे स्टूडेंट आता ना सुनते थे कि PR होना है तो कम से कम 20,000 25,000 अकाउंट में होने चाहिए, तो थैंक्स फॉर टेलिंग अस हाँ कि जी. इसकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ मिथ ही है. सो एज वी नो देयर आर ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल, 3 मिलियन टेम्पररी रेसिडेंट्स who are losing their status in 2025. So what are your recommendations for somebody who has already lost their status? So जिनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे कि उनका स्टेटस अब कुछ नहीं रहा कनाडा के अंदर, do you have any recommendations for them or anything which you want to share for them? आई एज्यूम आप उनकी बात कर रहे हो जिनका वर्क परमिट ख़त्म हो गया है और जो विजिटर रिकॉर्ड पे हैं या मेंटेन्ड स्टेटस पे है, जिनके पास ऑप्शन टू वर्क रही नहीं है, अब उनके बारे में बात That's कर correct. रहे हैं. हाँ जी. सो उनके दे हैव टू अगेन इट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, केस स्पेसिफिक है, लेकिन जनरल सेंस में अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो उनके पास ऐसी ऑप्शन है टू कंटिन्यू देयर वर्क एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में जाके, सो दैट क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड कि जो एक्सपीरियंस ऑब्टेन किया है हर एक ने वो 3 साल के लिए वैलिड है. 3 साल की विंडो से जब भी बाहर होगा तो वो भी प्रोफाइल भी ख़त्म हो जाएगा उनका. सो फॉरेन एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है. जिसके पास फॉरेन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स नहीं है जिसके प्रोफाइल में, उसके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है कि वो फॉरेन एक्सपीरियंस ऐड करे अपने प्रोफाइल में. जिसके पास यहाँ से जो चला गया है वहाँ पे ऑलरेडी, वो केयर गिविंग जैसे पाथवे के लिए भी काम कर सकता है. अगर दोबारा वापस आना है, LMIA बेस्ड वर्क परमिट एक ऑप्शन है एम्प्लॉयर ढूंढ के आने की. उसके पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑप्शंस हैं. पहले हमने C11 वर्क परमिट की जैसे बात की. प्रोविंशियल बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं PNPs के पास. हर प्रोविंस को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पावर दी है टू रेगुलेट प्रोविंशियल बिजनेस इमिग्रेशन. तो वो प्रोविंशियल बिजनेस इमिग्रेशन पाथवेज उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. उसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ज़रा एस्केलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो यंग एज पे एप्लीकेंट बहुत सारे क्रेडेंशियल्स वो मीट नहीं कर पाते. सो C11 जैसे प्रोग्राम में आपको खुद अपनी इन्वेस्टमेंट बतानी होती है कि ये मेरा प्लान है, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ. बेसिकली अ वर्केबल मॉडल उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है. लेकिन प्रोविंशियल बिजनेस इमिग्रेशन में फिक्स्ड अमाउंट्स हैं जिसमें आपको यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्थ, कि इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए और इतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है. वो कई बार यंग एज में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इफ़ समवन कैन डू दैट उसके पास ये भी ऑप्शन है. सो देर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड थिंग्स. दे कैन गो टू देयर होम कंट्री टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स. आई थिंक तो अभी इतने सारे बच्चे होप्स खो के बैठे हैं, सो दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एज यू सेड. सो अभी भी उम्मीद है हाँ कोई जी. भी कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट?
हाँ जी, उम्मीद टू माय अंडरस्टैंडिंग मेजोरिटी विल नॉट बी एबल टू अचीव द गोल ऑफ बिकमिंग पीआर हेयर। जो अभी वेट में होप में बैठे हैं, मेजोरिटी तो नहीं कर पाएगी जो अभी लग रहा है देख के, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कोई बड़ा कंपैशनेट बेसिस पे कोई स्पेशल प्रोग्राम इकोनॉमिक इमिग्रेशन का सबके लिए लेके नहीं आती, तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा अभी के लिए। तो लेकिन ये सारे कुछ स्टेप्स हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, बिजनेस रिलेटेड पाथवेज, वर्क परमिट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वर्क परमिट एक्सप्लोर करना, ये ऑप्शन से CLB 5 ले लें फ्रेंच में तो वर्क परमिट एक्सटेंशन विद द सपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, इस इन ऑप्शंस के आसपास काम करना पड़ेगा। प्लस जो मैरिड हैं, स्पाउस कैन बिकम अ स्टूडेंट अगर पॉसिबल है, तो उससे क्या होगा कि वो स्पाउस 2 साल अब तब पढ़ाई करेगा जब डिफ़िकल्ट फेज़ है इमिग्रेशन का, इमिग्रेशन पाथवेज लिमिटेड हैं 25 और 26 में। तो जब वो वर्कर बनेगा, आई बिलीव तब तक जाते जाते फ्लेक्सिबल हो जाएगा अगेन, बिकॉज दे अल्टीमेटली दे नीड पीपल। तो तब तक इनको ऑफ़र करना ही पड़ेगा। इतना लंबा टाइम, इतना लंबा गैप, 24, 25, 26, इतना लंबा टाइम नहीं चल सकता ऐसे। सो हमने बात करी जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए उनके, हमने बात करी जो वर्क परमिट पे आ गए उनके। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो आज आ रहे हैं, उनको किस माइंडसेट से आना चाहिए और व्हाट कोर्सेज दे शुड टेक। कनाडा में और पढ़ाई ख़त्म करने के उनको बाद कौन कौन से कोर्सेज लेने चाहिए या क्या प्लान करके आना चाहिए, या जब तक उनकी स्टडी डन होती है उनको क्या क्या चीज़ें अपने प्रोफाइल में ऐड करनी चाहिए सो दैट दे गेट पीआर इजीली, एंड दे नो कि एटलीस्ट इफ दे डोंट गेट इट इजी they will certainly get it one day or other. सो अभी तक ना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऐसा नहीं किया कि आप ये वाली पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा एडवांटेज है, ये वाली करोगे तो इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अर्शदीप साहब, जैसे समझ लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसका अभी स्टडी ख़त्म हुआ है, ही इज़ जस्ट गोइंग इनटू गेटिंग हिज वर्क परमिट, राइट? उसको अभी पीआर कब अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि पीआर मेरे को कब अप्लाई करना है मेरा वर्क परमिट आने के बाद। हाँ जी, सो एक बड़ी कॉमन सा बिलीफ है कि पीआर अप्लाई करनी है जब पढ़ाई ख़त्म हो गई, 1 साल का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद करनी है। मेजॉरिटी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, इसलिए ये पॉपुलर ओपिनियन है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनके पास पीछे से बैचलर्स डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस है, ग्रेड 12 है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस है। जिसके पास भी वर्क एक्सपीरियंस है उसको मिनिमम ये तो करना ही चाहिए, चाहे वो स्टडी ही परस्यू कर रहा है, पढ़ाई ख़त्म होने की भी वेट नहीं करनी चाहिए। उसको अपना एटलीस्ट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर, कितना भी स्कोर बन रहा है, चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल वो बहुत कम होंगे, स्लीक चांसेस हैं। लेकिन प्रोफाइल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स कब किसी का प्रोफाइल पिक कर लें, कौन सी कोई स्ट्रीम आ जाए, गवर्नमेंट कब किस तरह के प्रोफाइल को, किस तरह के वर्क एक्सपीरियंस होल्डर्स को अकोमोडेट करना शुरू कर दे, वी डोंट नो। सो प्रोफाइल ज़रूर बना के रखना चाहिए, ख़ास करके जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है होम कंट्री में, प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी है। इवन दो उनका FSW प्रोफाइल ही बनेगा अभी, लेकिन इन माय ओपिनियन वो होना चाहिए। अभी एक 1.5 साल से 2 साल से ये बहुत ज़्यादा वर्केबल ब्राइटर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इससे पहले इट यूज़ टू बी एन ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी के टाइम पे भी जिनका FSW प्रोफाइल वैलिड होता था, उनको किसी न किसी तरीके से PNP से कहीं ना कहीं इनवाइट आ जाता था, मेजॉरिटी को जिनका अच्छा स्कोर बनता था, पीपल विद, खास करके जो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स, उनके पास। सो प्रोफाइल जिनका एलिजिबल है, जिनका बन सकता है, वो स्टडी के टाइम से ही बना होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मेजॉरिटी आई वुड से, कि जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका राइट टाइम है 1 साल बाद जब एक्सपीरियंस ऑब्टेन कर लें तभी प्रोफाइल बन सकता है, उससे पहले एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बन सकता। कई प्रोविंसेस में, कई प्रोविंस के ग्रेजुएट्स के लिए 6 मंथ्स के बाद ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैनिटोबा ग्रेजुएट्स, उनमें मेजॉरिटी दे बिकम एलिजिबल आफ्टर 6 मंथ्स। कुछ ऐसे उसमें हैं जो राइट आफ्टर एजुकेशन एलिजिबल होते हैं, जिनकी स्टडी रिलेटेड जॉब लग जाती है, कुछ स्पेसिफिक नैरो है उसमें पाथवे। तो ऐसे करके हर
स्ट्रीम का भी अलग टाइमलाइन है, लेकिन मेजॉरिटी पे साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद द स्टेज टू सबमिट द PR application, express entry profile, PNP applications, that arises only after completion of 1 year experience. तो समझ लो कि मैंने इंडिया में भी कुछ काम करा है ट्वेल्थ के बाद, या ग्रेजुएशन करते करते, या फुल टाइम मैंने अगर काम करा है इंडिया में, तो डज इट काउंट इनटू माय PR एप्लीकेशन प्रोसेस? हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर ना एक पॉपुलर बिलीफ है कि जो आपने पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस किया है वो काउंट नहीं होगा। ये क्यों ये मिथ पॉपुलर है? क्योंकि इनसाइड कनाडा जब आप स्टडीज़ करते हो, एजुकेशन लेते हो, उसके पैरेलल अगर आपने मान लो, वैसे तो फुल टाइम एक्सपीरियंस ऑब्टेन करना अलाउड नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे अलाउड भी था। स्टडी के टाइम पे पार्ट टाइम एक्सपीरियंस या फुल टाइम एक्सपीरियंस जो भी किया है आपका काउंट नहीं होता इनसाइड कनाडा। लेकिन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में स्टडी के दौरान किया गया काम, इवन दो वो पैरेलल टाइम है, वो काउंट होता है। इट हैज़ टू बी, अगर फॉरेन एक्सपीरियंस की बात करें तो इट हैज़ टू बी 1 ईयर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस एंड दैट टू कंसेक्यूटिव वर्क एक्सपीरियंस, कॉन्टीन्यूस वर्क एक्सपीरियंस फॉर 12 मंथ्स। फुल टाइम किसको कहते हैं? 30 आवर्स पर वीक। 1 ईयर किसको कहते हैं? 52 वीक्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 365 डेज़। तो ये 1 साल बनता है। तो ये अगर आप स्टडी के टाइम पैरेलल करते हो, दिस इज़ एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस फॉर PR एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, डेंटल स्कूल में, मेडिकल स्कूल में इंडिया में इंटर्नशिप जो है पेड इंटर्नशिप होती है मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में। तो 1 साल का पूरी ड्यूरेशन है इसकी इंटर्नशिप की। सो 1 साल का काम पेड होता है। सो दिस इज़ अ वैलिड वर्क एक्सपीरियंस इवन दो इट इज़ पार्ट ऑफ द एजुकेशन के टाइम पे किया होता है। तो इसका बेनिफिट बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट ये लेते हैं, उस इंटर्नशिप के वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स वो लेते हैं। इफ़ इट इज़ अ पेड एक्सपीरियंस फॉर 52 वीक्स, 12 मंथ्स, 1 ईयर, तो वो इसका बेनिफिट उनको मिलता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जब यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें ये अपने स्टडी की फाइल में भी लगाना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केसेस दे आर जस्ट लेफ्ट बिहाइंड विद 10-15 पॉइंट्स की वजह से उनकी PR नहीं आ रही है, and they can still consider this option now. I can give you a very interesting example, real life example. आज ही मैं क्लाइंट से मिला हूँ, his case is pending in the federal court. तो वो उसने जब स्टडी परमिट लगाया तो उसने अपनी सारी ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। व्हेन ही वाज परसुइंग एजुकेशन बैक होम, उसी के रिलेटेड वो एक्सपीरियंस भी ले रहा था, विच वाज अ लेजिट ट्रू एक्सपीरियंस, जिसके उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है बैंक में, हर जगह उसके पास प्रॉपर पे स्लिप्स हैं, एवरीथिंग एक्सटेंसिव एविडेंस है टू एस्टेब्लिश कि यस इसने ये किया था। अभी हमने PR में जैसे हम सबके लिए करते हैं वैसे ही उसका एक्सपीरियंस अभी डिक्लेयर किया, बताया कि किस तरीके से उसने मिस इंटरप्रिटेशन की स्टडी परमिट के रूल्स की, कैसे उसने डिक्लेयर नहीं किया, कैसे दिस वाज कोइंसाइडिंग विद हिज स्टडी टाइम बैक होम। तो वो सारा मेंशन किया, तो PR लगाई। उसके पॉइंट्स 500 प्लस थे, इनवाइट आ गया क्योंकि बैचलर्स डिग्री थी, इंडियन वर्क एक्सपीरियंस था 3 साल प्लस, तो यहाँ की एजुकेशन थी, यहाँ का एक्सपीरियंस था 2 साल का, तो पॉइंट्स उसके बन रहे थे, उसको इनवाइट आ गया। हमने एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी। दिस पार्ट वी सबमिटेड एट एक्सटेंसिव लेवल कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, काफ़ी डिटेल्ड केस था उसका। तो IRCC ने उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी ये बोल के कि दिस एक्सपीरियंस वाज नेवर डिक्लेयर्ड इन द स्टडी परमिट एप्लीकेशन, सो अभी नहीं हम कर सकते इसको। उसको कोई प्रोसीजरल फेयरनेस नहीं दी, उसको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। आई थिंक उन्होंने देखा कि एप्लीकेंट ने पहले ही हॉलिस्टिकली इस कंसर्न को एड्रेस किया हुआ है, इसके बियॉन्ड वो कुछ उसके पास ज़्यादा है कहने के लिए नहीं है और एविडेंस और देने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी एक्सटेंसिव एविडेंस के बाद भी उन्होंने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया एक्सपीरियंस को। तो हमने वो चैलेंज किया हुआ है डिसीजन, अभी वो फेडरल कोर्ट में पेंडिंग है। तो लेट्स सी उसमें क्या जजमेंट आती है। पहले इस पॉइंट के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है, पहले कोई एग्जांपल नहीं है कि किसी और की पहले इस बेसिस पे रिफ्यूज़ल आई हो, वो कोर्ट गया हो और कोर्ट ने उसके ऊपर ओपिनियन दिया हो कि कैसे क्या, कोर्ट का क्या ओपिनियन है ऐसी सिचुएशन के ऊपर। तो मे बी दिस विल बी अ फर्स्ट जजमेंट। अगर ये आगे चलता है, इसमें ओरल हेयरिंग होती है, जजेस को सुनता है, तो इसमें पहली बार फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिसीजन आएगा। आई थिंक this is what we commonly hear, misrepresentation, right?
हाँ जी, So- उसको मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं चार्ज किया क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन के अपने लीगल पैरामीटर्स हैं, वो डिटेल सब्जेक्ट है, उसको चार्ज नहीं किया क्योंकि उसने तो ट्रूथफुली डिक्लेयर किया अभी एक्सपीरियंस, उसने कुछ हाइड नहीं किया। अगर उसको ऐसा ही होता तो वो डिक्लेयर ही ना करता। तो वो किस तरह से स्टडी के पैरेलल वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जो पॉपुलर मिथ है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन था अभी, उसी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से उसने डिक्लेयर नहीं किया। दैट वाज द ओनली रीज़न, अदरवाइज तो उसकी एजुकेशन के रिलेटेड है वो वर्क एक्सपीरियंस। सो मैंने देखा है कि जो प्रैक्टिकली पार्ट ऑफ द एजुकेशन पेड एक्सपीरियंसेस हैं जैसे इंटर्नशिप्स, उसमें तो दे आर ईजिली कन्विंस्ड कि यस इसने एजुकेशन तो डिक्लेयर की ना, अगर BDS है तो 5 साल की पढ़ाई तो डिक्लेयर की थी, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो दिया था स्टडी परमिट में, बस इसको पता नहीं था कि इंटर्नशिप पेड एक्सपीरियंस है तो ये वैलिड हो सकता है एक्सपीरियंस के टुवर्ड, तो वो मान जाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट पैरेलल एक्सपीरियंस हो कोई और फील्ड में या सेम फील्ड में भी हो पढ़ाई के साथ, लेकिन पार्ट ऑफ द एजुकेशन ना हो, तो उसको कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टिल इट कैन बी गिवन एन अटैम्प्ट। उसके लिए अच्छा लॉयर चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए, एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेरिटोरियस, हॉलिस्टिकली सबमिट करना है केस, फिर कोई चांसेस हैं अप्रूवल के। कमिंग टू योर पॉइंट रिफ्यूजल्स, राइट? सो किसी का रिफ्यूजल आ गया, अब उसको क्या ऑप्शंस है, वो क्या कर सकता है? डिपेंड करता है कौन सी एप्लीकेशन में रिफ्यूज़ल है। कुछ एप्लीकेशंस इमिग्रेशन अपील डिवीज़न में जाती हैं, कुछ एप्लीकेशंस फेडरल कोर्ट में जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी वीज़ा किसी का रिफ्यूज़ हुआ है, वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो गया है, किसी का विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ये सारे एक्सप्रेस एंट्री PR एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, ये फेडरल एप्लीकेशंस हैं, सो ये फेडरल कोर्ट में जा सकती हैं। उसके अलावा सुपर वीज़ा रिफ्यूज़ल फेडरल कोर्ट में जा सकती है। पेरेंट्स की जो PR है, अगर तो असेसमेंट के बाद, फुल असेसमेंट के बाद रिफ्यूज़ हुई है तो इमिग्रेशन अपील डिवीज़न में जाती है। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन अपील डिवीज़न में जाती है। रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन, कोई PR है लेकिन 730 दिन नहीं पूरे कर पाया, अब उसने PR कार्ड रीनूअल के लिए लगाया, वो रिफ्यूज़ हो गया, या उसने अपनी होम कंट्री से PRTD लगाया ट्रैवल करने के लिए कि मेरे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दो कि मेरा PR कार्ड एक्सपायर्ड है टू ट्रैवल टू कनाडा। रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस का फेलियर है, वो इमिग्रेशन अपील डिवीज़न में जाता है। अगर पेरेंट्स की एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट, कि पूरी नहीं एप्लीकेशन दी, वो फेडरल कोर्ट में जाती है। तो कुछ एप्लीकेशंस बेसिकली फेडरल कोर्ट में जाती हैं, कुछ इमिग्रेशन अपील डिवीज़न में। सो इज इट बिफोर लाइक किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, हाँ जी। so do they reapply, appeal or something else? Depends case to case. दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन। केस टू केस डिपेंड करता है। बहुत बारी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल जो है वो गलत होती है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन भी गलत होती है। एप्लीकेंट्स दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वेरी गुड केस। अ वेरी गुड केस मीन्स कि एप्लीकेंट को ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट एप्लीकेशन देनी है। सो ये 3 पैरामीटर्स ही हैं जो मीट करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं। अगर ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी हो, उसके बाद अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिसिंग होती है, सो एक भी वॉइड हो तो दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर अ लिटिगेशन लॉयर। जैसे हमारे पास आते हैं लोग कि ये मेरी स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल है, मेरे ब्रदर की, मेरे सिस्टर की इंडिया से लगाया था, तो वी लुक एट द रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल। वो गलत हमें लगते हैं कि ऑफिसर की फाइंडिंग्स गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम हम जब एप्लीकेशन की असेसमेंट करते हैं तो एप्लीकेशन भी गलत होती है। उसने अच्छी जॉब ही नहीं की एप्लीकेशन में कि कंप्लीट मेरिटोरियस केस हो, तो फिर हम उसको रीअप्लाई करने की सजेशन देते हैं। अगर बहुत कम इंस्टेंसेस में होता है कि नॉन लॉयर ने एप्लीकेशन बनाई है तो हमें वो फील हो कॉन्फिडेंस कि इसको कोर्ट में सीधे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट है, रिप्रेजेंटेशन भी मेरिटोरियस है, सब कुछ सही है, इसमें सक्सेसफुल आउटकम आएगा फेडरल कोर्ट से। सो अगर हमें लगे कि नई बात बन सकती तो वी रीअप्लाई अगर रूम हो। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन रीअप्लाई भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मेरे सारे काफ़ी केसेस हैं फेडरल कोर्ट में लिस्टेड हैं जिसमें 5 ईयर बैन लग गया एप्लीकेंट के ऊपर। अभी रीअप्लाई कुछ नहीं कर सकते TRP के अलावा, तो प्रैक्टिकली रीअप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको फिर एप्लीकेशन होती भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चॉइस भी नहीं है, वीज़ा ऑफिसर गलत नज़र आ रहा है, उसको फिर हमें सीधा फेडरल कोर्ट में चैलेंज ही करना पड़ता है, एंड देन वी
रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन द कोर्ट, उसमें देखते हैं रूम पॉसिबिलिटी कि ओवरटर्न हो सकता है डिसीजन कि नहीं। आपको कोर्ट में चैलेंज करना मजा आता है? हाँ जी बिल्कुल So आता है। Arshdeep Kalo with 13 years of experience in immigration. 7 years in immigration, बाकी मेरा फॉरेन jurisdiction में है एक्सपीरियंस। हाँ जी। तो उसके बाद जब आप कोर्ट पे जाते हो एंड यू आर फाइटिंग और यू आर डूइंग अपील, कभी ऐसा लगा है कि पंगा ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं लगा कभी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े नॉर्म्स डिफरेंट है, प्रैक्टिकल लॉयर्स का काम करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा है। जो असेसमेंट हमें बाद में करनी है वो हमें डे 1 पे करनी। वी आर रिक्वायर्ड टू डू आवर डिलिजेंस ऑन डे 1। जब आप क्लाइंट हमारे सामने बैठा है इस प्रीलिमिनरी स्टेज पे, रिफ्यूज़ल लेके, फ्रेश रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, डिनाइल, कोई भी डिसीजन लेके किसी भी मैटर में, वो हमारे सामने बैठा है कि इसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, तो उसकी वहाँ पे माइक्रो लेवल एनालिसिस, डिटेल्ड असेसमेंट की वेदर ये केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें ऐसा तो नहीं है कि टैक्स पेयर्स की मनी वेस्ट हो, जज का टाइम वेस्ट हो, पब्लिक टाइम एंड मनी वेस्ट हो। बेसिकली जज का जो टाइम है वो पब्लिक टाइम है, पब्लिक मनी से ऑपरेटेड हैं कोर्ट्स, यहाँ पे पब्लिकली फंडेड हैं, सरकार के पैसे से चल रही हैं, सरकार का पैसा लोगों का पैसा है। सो अ लॉयर हैज़ टू बी वेरी डिलीजेंट कि कहीं पब्लिक टाइम एंड मनी ऑफ टैक्स पेयर्स वो तो नहीं वेस्ट हो रही, ऐसे ही तो बेसलेस लिटिगेशन तो नहीं है। तो ऐसा कोर्ट में कभी नहीं फील होगा, क्योंकि किसी को भी आई थिंक नहीं फील होता, क्योंकि स्टेप 1 पे डिलीजेंस करनी है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल, टेक्निकली द एप्लीकेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द लिटिगेशन, बट हु इज़ एडवाइजिंग द एप्लीकेंट? वो लीगल काउंसिल, लॉयर बता रहा है, एप्लीकेंट को तो कुछ नहीं पता लीगल नॉर्म्स का यहाँ पे कि केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि कोर्ट का टाइम वेस्ट हो जाए, क्या मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरा कुछ बन पाएगा इसमें, उसको नहीं पता। लॉयर की एडवाइस, उसके ओपिनियन के बेसिस के ऊपर वो आगे बढ़ रहा है। सो बर्डन इज़ ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ लॉयर कि ये आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो ये तो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये आई थिंक ये सिचुएशन ही नहीं बनेगी कि लॉयर को लगे कि क्या पंगा ले लिया है सो मैंने। दिस मींस कि मोस्ट ऑफ द लॉयर को स्टार्टिंग के केस में ही पता होता है कि दे आर गोइंग टू डू इट और नॉट। हाँ जी, मेजॉरिटी विल डू एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस राइट इन द बिगनिंग, क्योंकि इमिग्रेशन बार इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, सारे लॉयर बड़े अच्छे हैं। Majority of us, they're very competent, they know what they do things diligently, wisely, ethical guidance देते हैं क्लाइंट को, ट्रांसपेरेंसी से गाइड करते हैं, गलत काम से करने से डिस्करेज करते हैं, कोई भी गलत स्टेप लेने से डिस्करेज करते हैं। सो मेनली एथिकल एंड कॉम्पिटेंट गाइडेंस जो है ना क्लाइंट को, वो मिलती है। तो अर्जिब साहब, LMIA बहुत सुना है, LMIA बिजनेसेस देते हैं, a lot of people think उससे PR हो जाएगी। LMIA है क्या? सो LMIA बेसिकली एम्प्लॉयर को, अगर किसी भी फॉरेन नेशनल को, बाय फॉरेन नेशनल आई मीन एनीबडी हु इज़ नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट और सिटीज़न, चाहे वो इनसाइड कनाडा किसी टेम्प्रेरी स्टेटस पे है, वो भी फॉरेन नेशनल है, या आउटसाइड ऑफ कनाडा बैठा बंदा है, उसको अगर हायर करना है किसी भी कनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट के अलावा किसी भी बंदे को जॉब पोजीशन ऑफर करनी है, दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट टू सीक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट कि मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूँ, ये फॉरेन नेशनल है, ये कनेडियन सिटीज़न नहीं है, PR नहीं है, इसको मैं हायर करना चाह रहा हूँ अपने बिज़नेस के लिए, इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे, ये इसकी ड्यूटीज़ होंगी, ये काम मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उसको LMIA करने की रिक्वायरमेंट है। वो LMIA का फर्दर आगे प्रोसेस है कि अगर आपने ऐसे किसी फॉरेन नेशनल को हायर करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज द सेम जॉब पोजीशन इन अ लोकल जॉब मार्केट, ताकि आपको पहले वो जॉब ऑफ़र करनी है कनेडियन सिटीजन्स को, परमानेंट रेजिडेंट्स को। अगर आपको इस पूल ऑफ पॉपुलेशन जो है कनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स की, उसमें अगर एप्लीकेंट सूटेबल जॉब के लिए, पोजीशन के लिए नहीं मिल रहा कोई, तो देन यू कैन हायर अ फॉरेन नेशनल। सो रिक्रूटमेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं एटलीस्ट 30 डेज़ 4 वीक्स। तो आपने एडवर्टाइज़ करना है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स, इंडीड टाइप ऑफ जो हैं वेबसाइट्स, वर्क डायरेक्टरी एंड ऑल, कुछ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यंग पीपल,
नेटिव पॉपुलेशन उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे एडवर्टाइज़ करना है। सो 5-6-7 जगह पे आपने लोकल पॉपुलेशन को वो पहले जॉब ऑफ़र देनी है। अगर आपको वहाँ से उस पूल में से कोई पीआर या सिटीज़न नहीं मिला तो देन आपने एलएमआईए एप्लीकेशन करनी है फॉर अ फॉरेन नेशनल। कई बारी इसमें टाइप्स ऑफ एलएमआईएज़ हैं, वो एक्सटेंसिव हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन जिसके पास पहले से एप्लीकेंट नज़र में है कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट फॉरेन नेशनल, उसकी बाय नेम एलएमआईए हो सकती है। अगर सिर्फ पोजीशन ही अभी करनी है अप्रूव, कोई कैंडिडेट नहीं है, बाद में फ़ॉरेन पूल में एडवर्टाइज़ करना है, कहीं से एप्लीकेंट को ढूंढ के लेके आना है एम्प्लॉय को, तो वो आप विदाउट नेम एलएमआईए वो वाली कैटेगरी में भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर्स को बेसिकली ये रिक्वायरमेंट जो है उसको अप्लाई करते हैं, उसको एप्लीकेशन को एलएमआईए बोलते हैं। तो ईएसडीसी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो इसकी असेसमेंट करता है, बेसिकली द डिपार्टमेंट जो जिसके पास डेटा है कि कौन से सेक्टर में कौन सी लेबर शॉर्टेज है, कैसे है, कितने एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हैं, कितने लोग कनाडा में अनएम्प्लॉयड हैं, किस रीजन में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो फिर पूरा एनालिसिस, एक कम्युलेटिव एनालिसिस करके एम्प्लॉयर की एलएमआईए को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। सो एलएमआईए हैज़ नथिंग टू डू विद द एप्लीकेंट, ये एम्प्लॉयर का ही एप्लीकेशन है, उसने ही करनी होती है, उसको ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसी की पॉजिटिव अप्रूवल या रिजेक्शन आती है एम्प्लॉयर की। वंस इट इज़ अप्रूव्ड देन जिसको भी एलएमआईए मिल रही है, जिसका भी नाम उसमें गया है, अगर नेम्ड एलएमआईए है या जिसका नाम बाद में डाला गया है ईएसडीसी को बता के कि ये बंदा XYZ मुझे हमें मिल गया है, फॉरेन नेशनल है, फॉर एग्जांपल इंडियन सिटीज़न है, तो उसका नाम डाल के फिर वो वर्क परमिट करता है, एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट। पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर रही ये स्ट्रीम, क्योंकि एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स भी मिलते थे। CRS जिसका भी XYZ बनता था प्लस 50 पॉइंट्स, मेजॉरिटी जिसके पास बैचलर्स डिग्री होती थी, वैसी पॉपुलेशन विद एक्सपीरियंस इन देयर होम कंट्री, दे यूज्ड टू मीट दी पॉइंट्स रिक्वायरमेंट एज वेल। विदाउट कैनेडियन एजुकेशन उनकी सीधे PR हो जाती थी। अभी प्रैक्टिकली थिंग्स आर डिफरेंट। अभी विदाउट कैनेडियन एजुकेशन, कैनेडियन एक्सपीरियंस, विदाउट मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, बैचलर्स डिग्री, विद इंडियन एक्सपीरियंस, विद फॉरेन एक्सपीरियंस, अभी प्रैक्टिकली थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, लेकिन पहले ये पॉपुलर थी काफ़ी। सो जैसे आपने बताया कि एलएमआई वंस इट गेट्स अप्रूव्ड है ना, तो जो एप्लीकेंट है इन ऑर्डर टू गेट देम एलएमआईए, क्या उनको क्वालिफाई करने के लिए भी दे शुड हैव सिमिलर एक्सपीरियंस? लाइक अगर फूड इंडस्ट्री में है सो द एप्लीकेंट शुड हैव फूड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, और इफ दे डोंट हैव दे कैन स्टिल क्वालिफाई? सो आइडियल सिचुएशन ये है कि जो जॉब पोजीशन है, जो वर्क एक्सपीरियंस है एप्लीकेंट का, उसके साथ अलाइन करे, तभी वर्क परमिट अप्रूव होगा। नहीं तो एक स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट क्लॉज शायद आपने भी कभी देखा होगा, एलएमआईए रिफ्यूज़ल की एप्लीकेशन में आता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म दिस वर्क। वो इसीलिए आता है क्योंकि उसकी एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है, उसके वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड नहीं होता है एप्लीकेंट के। सो बिल्कुल फ़ॉरेन एलएमआईए, बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, वो काफ़ी मुश्किल होता है उसका अप्रूवल लेना। उसमें कई फील्ड्स हैं उसमें, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कई बारी क्लाइंट्स आते थे कि वो अपनी होम कंट्री में डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, लॉयर है, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, तो यहाँ पे आके ट्रक की एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट एप्लीकेशन सक्सेसफुली कर पाता था। लेकिन वो एबिलिटी टू परफॉर्म उसकी कैसे चेक करते थे कि कैसे चलाएगा तू ट्रक, वो अपना प्रोविंशियल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता था कि यस ये मैंने मेल्ट ट्रेनिंग ली, ये मैंने ये सारे स्टेप्स किए, टेस्ट पास किया, इस मेरे पास लाइसेंस है, दिस टेल्स मी कि मैं ट्रक चला सकता हूँ, सो ये मेरा बेस है टू इस्टेब्लिश दिस थिंग दैट आई कैन परफॉर्म दिस जॉब। वेयर एज अभी ये डेंटिस्ट आएगा होम कंट्री से, तो रिटेल सेक्टर में सेल्स एसोसिएट की जॉब अप्लाई करेगा, तो डजेंट मैटर आपकी क्या एजुकेशन है, आपको वो जॉब लेने में, एलएमआईए बेस्ड पोजीशन लेने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। सो आइडियल सिचुएशन ये है कि एक्सपीरियंस या एजुकेशन से मैच करें चीज़ें। रेयर इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली, जहाँ पे बेसिकली कंप्लीट डिस्कनेक्ट है आपके बैकग्राउंड में और एलएमआईए बेस्ड पोजीशन में अप्रूवल आए, दैट इज़ अ रेयर सिचुएशन। हाँ जी। समझो कि कोई बंदा इंडिया बैठा हुआ है एंड ही गेट्स अ एलएमआईए, हाउ कैन ही ऑथेंटिकेट कि एलएमआईए एक्चुअल एलएमआईए की फेक है?
Like there are lots of times when लोगों के साथ LMIA fraud होता है. Anybody from here, employers from here, they charge 50,000, 60,000, and I even heard somebody charging $100,000 for LMIA, which gives them 2 years work permit. And जब वो अपनी फाइल लगाते हैं और फाइल जब IRCC पहुंचती है तो पता चलता है कि इट वाज अ बोगस, इट वाज अ फेक LMIA. तो कोई बंदा जो बाहर बैठा हुआ डिफरेंट कंट्री में बैठा हुआ, हाउ कैन दे ऑथेंटिकेट कि इट्स लेजिट? सो देखो, ये काफ़ी लेटर स्टेज का क्वेश्चन है. सबसे पहले तो ऐसी सिचुएशन अराइज ही क्यों हो अगर एप्लीकेंट डिलीजेंट है कि मैं किसको रिटेन कर रहा हूँ एज अ काउंसिल, कौन मेरे को रिप्रेजेंट करेगा. अगर उसमें डिलीजेंस कर ले, उसमें एक्टिवली ये देख ले कि मैं सही सोर्स, पब्लिकली वेरीफाइड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जा रहा हूँ, पब्लिकली एंडोर्स्ड कि ये सही प्रैक्टिशनर है उसके पास जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे समबडी इज़ विजिबल, वेबसाइट है जिसका पब्लिक एड्रेस है, जिसका ऑफिशियल एड्रेस है. आजकल इफ़ वी टॉक स्पेसिफिकली इंडिया के सिटीज़न की, उसके लिए तो बड़ा इजी है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी विलेज, एवरी लोकेलिटी, एवरी सिटी, एवरी फैमिली इन फैक्ट नाउ यहाँ पे हैं. तो वो किसी को भेज के पहले ये वेरीफाई करें अच्छे तरीके से, लेजिट प्रैक्टिशनर से सारे स्टेप्स करें. तो यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है कि वैसा फ्रॉड हो कि उसको पता ही नहीं है कि LMIA सही है कि नहीं है. पहले ये चीज़. अगर मान लो फिर भी आपका क्वेश्चन अज्यूम करें कि किसी को करना है, तो ESDC एक डिपार्टमेंट है जहाँ से राइट वे से थिंग्स कैन बी वेरीफाइड. यू कैन कॉल देम, यू कैन चेक विद देम. समटाइम्स दे आर फ्लेक्सिबल इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, बट काफ़ी चीज़ें वो वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बताएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है. लेकिन दैट कैन बी ट्राइड एज वेल. उनकी वजह से LMIA चेंज हुई क्योंकि दे वर एक्सप्लॉइटिंग इट अ लॉट. So not only ghost consultants, even licensed practitioners, उन्होंने भी ये काफ़ी इसको अब्यूज़ किया इस प्रोग्राम को. दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद इमिग्रेशन मिनिस्टर वंस. तो वो यही बात पे टॉपिक चल रही थी कि इमिग्रेशन रिफॉर्म्स ओवरऑल, नॉट जस्ट रिलेटेड टू LMIA, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, अदर थिंग्स, स्टूडेंट वीज़ा रिफॉर्म्स लाइक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, ये सारे इमिग्रेशन फ्रॉड को डील करने के लिए किए गए हैं. फॉर एग्जांपल, a lot of Indian students, they were charged for misrepresenting in their study visa application for misrepresentation. तो वो स्टडी परमिट में इशू था कि उनको बोला गया कि आपकी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस थी स्टडी परमिट एप्लीकेशन में, दैट वाज अ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट. वो कब बोला गया? जब उन्होंने पढ़ाई भी ख़त्म कर ली किसी और कॉलेज से आके, वर्क परमिट भी ले लिया. समवन ऑलरेडी, मेरे पास एग्जांपल है, वन ऑफ देम बिकेम अ परमानेंट रेजिडेंट. ही वाज फेसिंग दैट इशू आफ्टर बिकमिंग अ परमानेंट रेजिडेंट. कई लोग थे जिनके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन ऑलरेडी अप्रूव थी, पेंडिंग थी उनकी PNP बेस्ड PR एप्लीकेशन. सो वो बेसिकली LMIA रिफॉर्म्स भी जो आए हैं, ये इमिग्रेशन फ्रॉड को माइंड में रख के ही आए हैं क्योंकि it was easy for the businesses to obtain LMIAs. So काफ़ी non-legit, non-existing businesses even, they were obtaining LMIAs. तो उसको डील करने के लिए रिफॉर्म्स नीडेड थे. I think there are a lot of people who really want to know कि LMIA की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, क्योंकि कोई 50 की बेच रहा है, कोई 60 की, कोई 70 की, जिसका जैसे लग रहा है ना, बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इट? अगर एम्प्लॉयर की एंड से देखें तो एप्लीकेशन ये एम्प्लॉयर की है LMIA, तो एम्प्लॉयर की पर पोजीशन कॉस्ट इज़ $1,000. तो एक पर्टिकुलर PR सपोर्टिंग LMIA थी, वो तो फ़ी एग्जाम्प्ट थी, उसमें फ़ी भी नहीं थी. तो अगर ये वर्क परमिट एक्सटेंशन वाली LMIA सारी देखें तो इसकी 1,000 पर पोजीशन थी. तो दिस वाज द कॉस्ट. अभी भी यही कॉस्ट है. So does it एम्प्लॉय को वो पैसे भरना है या एम्प्लॉय को वो भरना है? सो ऐसा मतलब मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन इमिग्रेशन फ्रॉड जैसे चल रहा था पहले, अभी भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं उसमें चल ही रहा होगा. अगर LMIAs का बिजनेस है तो उसमें पहले तो देने वाला भी गलत है, पैसे देने वाला, लेने वाला भी इमिग्रेशन फ्रॉड कर रहा है, पैसे देने वाला भी इमिग्रेशन फ्रॉड कर रहा है. तो इसकी कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टी आनी चाहिए.
And the $1,000 that employer have to pay or employee have to pay? The main application or legit fees? $1,000 वो जो सरकारी फ़ीस है LMI एप्लीकेशन की, वो एम्प्लॉयर को पे करनी। एम्प्लॉयर को प्ले करनी, एम्प्लॉयज़ को कुछ गलती से भी किसी और का लेट्स से क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लो पे करने के लिए LMI फ़ी, दे कैन रिफ्यूज़ द एप्लीकेशन। दे विल सेंड यू अ लेटर कि ये कौन है जिसने फ़ी पे किया है। अगर वो कोई भी और निकल आया सोर्स ऐसे कि एप्लीकेंट की साइड से, प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉई की साइड से, तो दैट एप्लीकेशन विल सर्टेनली बी। So technically, applicant or employee is not supposed to pay a single penny to get LMIA. And the irony is they are And they are the one paying like 40,000, 50,000, even $100,000 in some cases. अर्दीप साहब, जैसे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अभी है ना बंद हो गई है, तो अभी बहुत सारे लड़के हैं, लड़के, उन सबकी शादी रुक गई है उस चक्कर में कि कैसे क्या करें आगे जाके, फ्यूचर ही नहीं रहा, इमिग्रेशन हो ही नहीं रही। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक उसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखो, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पहली बात तो रुका नहीं है। मेरे को लगता है कि जो लोग लेजिटिमेट वे से कनाडा आना चाहते थे, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की अगर बात करें, इस चैनल को यूज़ करना चाहते थे, अगर मैरिजेबल एज के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी वो एलिजिबल है आने के लिए। पीपल हु आर परसुइंग मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं कुछ, उनको लिस्ट किया है कि ये वाले स्टूडेंट्स अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं। बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उसमें, प्रोफेशनल डिग्रीज़ के, हाँ जी, उसके प्रोफेशनल डिग्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स डिग्री के, ये अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं। अगर हम मैरिजेबल एज देखें तो ग्रेड 12 के बाद राइट आफ्टर दैट वो मैरिजेबल एज हमारे कस्टम में, पंजाब में, गुजरात में, इंडिया में वो नहीं है राइट आफ्टर ग्रेड 12। बहुत समय पहले की बंद हो गई, आज से 30-40 साल पहले की बंद हो गई हैं यंग मैरिजेस। तो अभी ये एक फेज़ आया 2017, 18, 19 के बाद, जब जेन्युइन मैरिजेस इमिग्रेशन के लिए प्राइमरीली कि हमारा बच्चा कनाडा चला जाएगा स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के इस रीज़न के साथ, यंग मैरिजेस दोबारा 20-30 साल बाद, 30 साल के ऑलमोस्ट गैप के बाद नॉर्थ इंडिया में दोबारा होनी शुरू हो गई। तो अभी उस पर एक हॉल्ट भी लग गया है इसी वजह से, जैसे आपने बोला कि शादियां नहीं हो रही, तो ये एक कारण है कि वो शादियां नहीं हो रही। लेकिन जो मैरिजेबल एज के स्टूडेंट्स हैं, वो तो स्टूडेंट टर्न्ड वर्कर्स हैं, अभी उनकी शादियां हो रही हैं। वर्क परमिट होल्डर्स अभी भी अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं अगर वो उनके पास स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एलिजिबल जॉब है, या कोई मास्टर्स डिग्री जिसने पहले ही की है, ऑब्वियसली एज उसकी 25 के आसपास है, तो वैसे जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट टर्न्ड वर्कर्स या स्टूडेंट्स, वो अपने स्पाउसेस को अभी भी बुला सकते हैं। सो कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ, अभी भी ये ऑप्शन ओपन है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक अच्छा रिफॉर्म है, आई वुड से, कि इसने पंजाब जैसी स्टेट में बेसिकली जो स्पाउसल रिलेशनशिप्स बन रहे थे, जो यहाँ पे आके भी उसका एक, अगर देखें ना तो लॉन्ग टर्म में उसका बड़ी प्रॉब्लम थी। यंग मैरिजेस डिस्टर्ब, उसका मतलब था कि ग्रेड 12 के बाद मैरिज हो रही थी, एक स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे, एक जो पार्टनर है वो यहाँ पे स्टूडेंट, तो उसमें यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स कैसी आती थी कि मैरिज स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहते थे, टूट रहे थे, पुलिस कॉल्स हो रही थी, लड़कों के ऊपर मेजॉरिटी केसेस भी हो रहे थे, वो यंग जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एंड दोज काइंड ऑफ इश्यूज, तो करते भी थे ऐसे इंसिडेंट, तो होते थे वो ड्यू टू देयर यंग एज। तो अभी वो मैरिज को हैंडल करने वाली एज ही नहीं थी, तो एक दो बंदे उस रिलेशनशिप में यहाँ पे आए यंग एज में विदाउट द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। अब जेन्युइन मैरिज में स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, क्रिमिनल चार्जेस पड़ रहे हैं, जो स्पाउस पढ़ने आया उसकी पढ़ाई डीरेल हो रही है, उसको चैलेंजेस अलग तौर पे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस पीछे फैमिली की, जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो काम भी कर रहा है साथ में, प्लस थर्ड थिंग उसके ऊपर आ रही थी कि मैरिज को भी हैंडल करना, रिलेशनशिप को भी हैंडल करना, अपने इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना। सो ये सारे चैलेंजेस थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी, नॉट जस्ट होम कंट्री में, यहाँ पे भी एक अनस्टेबल सोसाइटी की जो है ना उस डायरेक्शन में ये चीज़ें बढ़ रही थी। तो ये बड़ा अच्छा रिफॉर्म है कि जो
इन्होंने किया है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनएलिजिबल कर दिया फॉर टू सपोर्ट देयर स्पाउसेस। उससे क्या हुआ है कि मैरिजेस पे थोड़ा सा बहुत बार होता था ना, वो बुलाते नहीं थे वो हाँ। हस्बैंड को, और एक दो की जगह 3 लोग आ जाते थे रिलेशनशिप तो नहीं में। लगता ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਲਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਕਪਲਸ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਟਰਸ 'ਤੇ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜਸ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਲਿਖ ਕੇ, ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਰਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਓਲਡ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਬੋਨਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਸਬੈਂਡ TV 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਈਵਨ ਲੈਜਿਟ ਮੈਰਿਜਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 2024 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਰਵੇ, ਟਰੈਕ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਨੀਡਡ ਵੀ ਸੀਗਾ। 2 ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਮੈਰਿਜਸ ਲਾਰਜ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਰਿਜਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਰਿਜਸ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਡੀਲਸ। ਉੱਥੇ ਡੀਲਸ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਂ, PR ਕਰਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਜੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜਸ ਹੀ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈਗੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜਸ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਪਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਮੋਲਰ, ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੈਸੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਲਾਇਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਰ ਅਤੇ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਗੋਟ ਮੈਰਿਡ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਟ ਪਾਰਟਨਰ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ them here, ਕੈਨ ਦੇ ਸਟਿਲ ਲੀਗਲੀ ਫਾਈਟ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੈਨ ਦੇ ਸਟਿਲ ਕਮ ਹੇਅਰ? ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਗਲਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲੀਗਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਫੋਰਨ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਮੈਰਿਜਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋਲਮਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਅ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ, ਈਵਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਕੰਪੈਲ ਸਮਵਨ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ PR ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਅਗੇਨ, ਸੋ ਸਟਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਏ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ PR ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਵੈਨ ਦੇ ਫਾਈਲ ਤੇ PR, ਬਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ PR ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਕੰਪਨੀ them, ਬਟ ਦੇ ਕੰਪਨੀ them ਆਫਟਰ ਦੇ ਗੈਟ PR। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਲਾਈਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹਾਂ, I'm not still counting my partner into the file, ਸੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਾਨ ਕੰਪਨੀਇੰਗ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਕੰਪਨੀਇੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ PR ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ PR ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਕੰਪਨੀਇੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਏਜ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਕੰਪਨੀਇੰਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਾਈਲ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਸ ਵੀ ਡੂ ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਮੀਟ ਕਲਾਇੰਟਸ ਔਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਵਿਦ ਦੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਨ ਕੰਪਨੀਇੰਗ ਮੈਂਬਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਨ ਕੰਪਨੀਇੰਗ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਵਾਸ ਜਸਟ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਗੇਨ, ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪਲੀਡਡ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸਰ ਲਈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਨਾ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ, ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਆਲ ਦ ਕੇਸਿਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨੋਨ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅੱਛੇ ਲਾਇਰ ਤੋਂ, ਅੱਛੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। एक ना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन काफ़ी स्पाउसल वर्क वाले में होता है या होता है कि सपोज कर लो दो बंदे, एक हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रह रहे हैं एंड एनी ऑफ देम डू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर इंडल्ज है, तो क्या उसका असर दूसरे एप्लीकेंट को ही पड़ता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो अगर तो हस्बैंड एंड वाइफ है तो एक बंदा क्रिमिनली इनएडमिसिबल हो गया, जिसके ऊपर चार्जेस पड़ गए, सज़ा भी दे दी कोर्ट ने, उसको जेल टाइम भी हुआ या नहीं भी हुआ, कन्विक्शन हो गई बस, तो अभी वो क्रिमिनली इनएडमिसिबल हो गया। तो दिस इम्पैक्ट्स योर अदर फैमिली मेम्बर एज वेल। जब वो पीआर लगाएगा तो इनएडमिसिबल फैमिली मेम्बर का रूल है सेक्शन 42 बेसिकली इमिग्रेशन एक्ट का। उसमें ये है कि अगर एक मेंबर इनएडमिसिबल है तो दूसरा भी फॉर द पर्पस ऑफ सबमिटिंग एंड अप्लाइंग पीआर वो भी इनएडमिसिबल है। तो उसकी इनएडमिसिबिलिटी नॉट जस्ट क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी, किसी भी तरीके की इनएडमिसिबिलिटी है जो आपके अदर फैमिली मेम्बर्स को भी इम्पैक्ट करती है। फैमिली मेम्बर का यहाँ पे क्या मतलब है? हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। अर्शदीप साहब, जैसे कि बहुत बार है ना लोग फेक पेरोल चलाते हैं पीआर की प्रोसेस करने के लिए। बहुत बार होता है स्पाउस को बुलाने के लिए भी फेक पेरोल चलाते हैं। अभी ये जो पेरोल जब पकड़े जाए तो इनके साथ क्या होगा? रिमूवल कनाडा से अल्टीमेटली। तो अगर तो ये कोई भी कर रहा है उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। ये समझ होनी चाहिए कि आपको जो भी गाइड कर रहा है, काउंसल कर रहा है, इनकरेज कर रहा है ये करने के लिए, वो डिपोर्ट नहीं होगा। सिस्टम ऐसा है कि उसकी कंप्लेंट भी करो, उसका इशू भी राइज करो, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुलिस दीज काइंड ऑफ पीपल। लेकिन जो एप्लीकेंट है वो अच्छे तरह से सफ़र करेगा, उसके लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट उसके ऊपर हो सकता है इस चीज़ का। तो ये नहीं करना चाहिए। और बहुत बहुत बार ये लोग सोचते हैं कि मैं पीआर हो गया जब, तो जो मैंने किया था वो अब सारा ख़त्म, अब मैं सेफ़ साइड पे हूँ। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने पीआर के टाइम पे फेक डॉक्यूमेंटेशन की। आफ्टर दे बिकेम पीआर, अभी इमिग्रेशन ने उनको नोटिस भेजा कि जो तूने तब उस टाइम पे जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ये तेरे फेक थे, तूने तब जो आइल्स लगाया था, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे लगाए थे, वो तेरे फोर्ज थे, फेक थे। एक्सपीरियंस तेरा जो था पेरोल था जो तूने चलाया था, तो अब हमें इसका जवाब दे, एविडेंस दे कि ऐसा नहीं था। ये एक परमानेंट रेजिडेंट को इमिग्रेशन की तरफ से लेटर आती है। तो एडमिसिबिलिटी इश्यूज फेस करते हैं पीआर भी। मेरे पास सिटीज़न फैमिली है एक, उसको आया है कि आपने जब ओरिजिनल अपने इमिग्रेशन एप्लीकेशंस की थी 2012 में, तो तब आपके पास आपने ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके लगाए थे इसमें अपने रिफ्यूजी केस में। तो अभी हमारे पास एविडेंस है कि वो सारा कुछ गलत था। तो वो आप हमें बताओ कि वो सही था या गलत था, ये इस्टेब्लिश करो, हमारे पास एविडेंस है। ये कैसे हो सकता है कि, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट अब तो सिटीजनशिप आ गई। अभी समझ लो मैं इंडिया का भी नागरिक नहीं रहा हूँ या किसी भी XYZ का, तो इस केस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल सो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन करके फोर्ज करके आपने डॉक्यूमेंटेशन की है, वंस आई हैड अ क्लाइंट जो काफ़ी 20-30 साल पहले आया था, उसको लेटर आई थी कि जो तूने पासपोर्ट यूज़ किया था, तूने इस नाम का पासपोर्ट यूज़ किया था, ये कैनेडियन सिटीज़न था। तो मिलियनेयर क्लाइंट, यहाँ पे होटल्स एंड ऑल के बिज़नेस थे उसके, तो तूने जो पासपोर्ट यूज़ किया था वो तेरा फोर्ज था, तेरा नाम असली ये है, तूने पासपोर्ट चेंज करके अपना नाम भी बदला, आइडेंटिटी बदली, और इसका हमें जवाब दे इतने इतने डेज़ में। सो ये ऐसा नहीं है कि आपने फोर्ज करके डॉक्यूमेंट्स, इमिग्रेशन फ्रॉड करके स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जर्नी में चलते चलते सिटीज़न बन गए तो सब कुछ सेफ़ है। ये मैटर कभी भी राइज हो सकता है। और होता कैसे है? बाय ऐसे ही, बाय एनी चांस। अभी जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा था 2012 के केस की, तो ये इनका जो तब रिप्रेजेंटेटिव था वो अभी रिसेंट ईयर्स में उसको इमिग्रेशन फ्रॉड में पकड़ लिया।
तो उसके कंप्यूटर की भी इंस्पेक्शन की गई, सर्च की गई, तो उसमें जिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स निकले उसका फर्दर एनालिसिस किया गया, तो उन्होंने देखा कि सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन, सिमिलर मेडिकल, सिमिलर पेपर वर्क ऑलमोस्ट उसके सारे क्लाइंट्स में एडिट कर करके यूज़ हुआ है। तो वो आइडेंटिफाई वो हुआ, वहाँ से वो एप्लीकेंट हो गए, उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है स्टेप बाय स्टेप। उसमें उस केस में सभी जो लोग हैं जो 10 साल पहले भी इसका मतलब वो ये सारे नहीं उनको लेटर्स आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ ये नहीं है कि आपने कर ली और आप सेफ साइड हो गए। नहीं, मतलब बट ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम का भी लूप होल है ना। वो अगेन ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन सिस्टम का लूप होल नहीं कहा जा सकता। कानून अपना काम करता है। जब भी उसको, फॉर एग्जांपल आपने 20 इयर्स पहले किसी का मर्डर कर दिया, चलते चलते अब वो आइडेंटिफाई हो गई प्रॉब्लम कि ये इस बंदे ने ये ऑफेंस की थी, ये क्राइम किया था, तो उसका टाइम अभी से शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब भी लॉ एनफोर्समेंट या लॉ किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसकी कई चीज़ों पे लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल होता है। कनाडा में लिमिटेशन पीरियड बहुत सारी चीज़ों पे नहीं होता, क्रिमिनल इश्यूज़ पे, इमिग्रेशन, फ्रॉड, ऐसी चीज़ों पे। तो जब भी ये आइडेंटिफाई हो गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो लॉ ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड एक्ट करेगा, उसको एक्शन में आना है। उसने सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा सिस्टम, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए वो स्टेप्स लेने हैं लॉ इन्फोर्समेंट ने। लॉ किसने एप्लीकेबल करना है? लॉ इन्फोर्समेंट ने। एग्जीक्यूशन उसकी करनी है ब्यूरोक्रेसी ने। तो ये सारी चीज़ जो है जब भी आइडेंटिफाई होती है तब भी उसके ऊपर एक्शन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिस्टम का लूप होल है, अब मैं पीआर हो गया हूँ, सिटीज़न बन गया हूँ, सिस्टम का लूप होल था, अब मेरे को ऐसे नहीं कर सकती इमिग्रेशन स्टिल। बट अब सिटीजन तो बन गए, ठीक है, और समझ लो कि जो भी हुआ पकड़े भी गए, यू नो, नाउ इट्स नॉट इन देयर फेवर व्हाट एवर डिसीजन इज, राइट? सो व्हाट हैपेंस आफ्टर देन? सिटीजनशिप इज टेकन बैक? हाँ जी, उसका एक प्रोसेस है, वो सारा लंबी बैटल चलती है, फिर उसको अल्टीमेटली उसके होम कंट्री जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ पे भेजने का प्रोसेस किया जाता है थ्रू कॉन्सुलेट ऑफ दैट कंट्री। हाँ, सिटीजनशिप में आपने ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी इनसाइड कनाडा, आउटसाइड ऑफ कनाडा, कोई भी क्रिमिनल केस है, इशू है, आपने डिक्लेयर करना है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रिमिनल केस की क्या होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ओके, सो एक आखिरी सवाल है, जस्ट टू रैप दिस अप, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। तो कैलन साहब, आप ने बहुत कुछ अचीव किया है, राइट? एज अ नॉर्मल, लाखों इमिग्रेंट्स आए यहाँ पे, राइट, इंडिया से। हर किसी की यही है कि यहाँ पे कुछ बनना है ना? क्योंकि फैमिली, एवरीथिंग इज देयर, पीपल आर कमिंग हियर फॉर अ गुड करियर, फॉर अ गुड फ्यूचर, फॉर मनी बेसिकली। बहुत सारे लोगों का ये चंबे होता है, एंड यू हैव अचीव्ड जो लोग ड्रीम करते हैं, राइट? सो इतने लोगों को आप क्या बताओगे जिससे वो जो यहाँ पे हासिल करने आए वो पा सके? आई थिंक जो भी यहाँ पे आता है उसमें एक कॉमन चीज़ है। अगर 100 लोग आए हैं तो 100 में एक चीज़ कॉमन है। कोई डीरेल हो गया यहाँ पे आने के बाद, कोई थोड़ी परसेंटेज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या कुछ गलत रास्ता या सोशली वैसे कुछ उसने सफ़र किया, वो स्मॉल परसेंटेज उसको छोड़ के अगर हम बात करें तो एक एवरीबडी इज़ कमिंग हेयर, उसमें एक सीड, एक एलिमेंट ऐसा है कि लाइफ में कुछ करना है। अब घर छोड़ा है, पेरेंट्स को छोड़ा है, अपने गांव को, अपनी सिटी को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास सारे रिश्तेदारों को छोड़ा है, तो हमने अब यहाँ पे कोई मुकाम हासिल करना है। तो वो एक सीड पहले ही है, उनको ये किसी मेरे बताने से या किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। वो उनमें खुद में एक एलिमेंट है कि हमने कुछ अचीव करना है लाइफ में। बताने वालों का सिर्फ इतना रोल होता है लिमिटेड कि वो एक पाथवे शेयर कर सकते हैं। कोई भी जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, आने वाले डॉक्टर्स को गाइड करे कि अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है, कि डॉक्टर कैसे बनना है वो तो गाइड करे, अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है, एस्टेब्लिश कैसे होना है, सक्सेसफुल कैसे होना है। लॉयर अपने फील्ड के लोगों को करे गाइड, या जिस जिस की फील्ड की नॉलेज है जिसको भी, वो उसमें गाइड करे। जैसे आप करते हो इतना अच्छा ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में गाइड करते हो, तो एलिमेंट वो सब में है कुछ करने का, लेकिन वो गाइडेंस दी जा सकती है। ये नहीं बताया जा सकता कि तू कर, क्योंकि उसको पहले ही पता होता है मेजॉरिटी को कि हमने कुछ करना है। तो वो गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम प्लेइंग माई स्मॉल रोल। तो अपनी फील्ड में आई हैव ग्रुप ऑफ
मेंबर्स, टीम मेंबर्स, तो उनको मैं गाइड करता हूँ कैसे सक्सेसफुली इस्टेब्लिश होना है, अच्छे लॉयर बनना है, कैसे अपनी इस्टेब्लिशमेंट करनी है, आउटसाइड ऑफ दी वर्क सोसाइटी में कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास करके जो यंग स्टूडेंट आ रहे हैं आफ्टर ग्रेड 12, उनको गाइड करना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इजी भी है, वो बात मानते भी हैं। सो माय जॉब इज़ लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग इमिग्रेशन सर्विसेज, कोर्ट केस करना, इमिग्रेशन फाइल्स लगाना, इमिग्रेशन सिचुएशंस को हैंडल करना। बट आई डू गेट फ़ोन कॉल्स लाइक दिस कि मैं ये गाड़ी लूँ कि ना लूँ, इंश्योरेंस कहाँ से लेते हैं, घर ले, जो अभी मेरे 4-5-6 साल पहले क्लाइंट थे, अब मुझे कई बार ऐसे फ़ोन करते हैं कि घर कहाँ लेना चाहिए। सो दिस इज़ अ जनरल गाइडेंस जो हमें अपने काम के बाहर आउटसाइड ऑफ आवर वर्क वो ज़रूर देनी चाहिए, जिसको भी हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सो लाइक अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं फ्रॉम 2016 व्हेन यू केम एज अ इंटरनेशनल, सो यू केम फर्स्ट ईयर 2016 से बोलते एज अ परमानेंट रेजिडेंट। सो मैं आपकी आपकी जर्नी की बात करता हूं। लाइक यू केम इन 2016 एज अ परमानेंट रेसिडेंट and then now today 2025 you are founder Kalo law firm and you have helped so many people in your life. You saved a lot of families, you reunited a lot of families. आपकी वजह से बहुत सारे परिवार फिर से जुड़ गए। तो कैसा लगता है, मतलब लगता है कि मज़ा आ रहा है यार, कितने कितने लोगों की हेल्प करी। मेरे को लगता है कि बड़ी अच्छी, आई एम ब्लेस्ड कि बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने मेरे को दी है कि इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी की पूरी लेगेसी डिसाइड होती है बंदे की। कोई किसी को कनाडा से रिमूवल ऑर्डर मिल गया, किसी की यहाँ से डिपोटेशन हो रही है और उसको सेव किया जा रहा है यहाँ पे रहने के लिए। सो उसकी लेगेसी को सेव किया जा रहा है। वो बंदा यहाँ पे रह के जो अचीव कर सकता है, जिस रीज़न के लिए उसने घर को छोड़ा था, यहाँ पे आया था टू अचीव समथिंग इन लाइफ, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है अगर वो अच्छे तरीके से उसकी सिचुएशन को हैंडल ना किया जाए। तो मेरे को वो जॉब मिली है ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स के साथ, तो ये जॉब को करने का बड़ा मज़ा है। जब हम देखते हैं somebody फेसिंग अ वेरी टाइट सिचुएशन, कोई बंदा डेवस्टेटेड है, वहाँ से उसको वापस फिर रूटीन में लेके आना, तो उसका एक अपना एक मज़ा है। चैलेंजिंग जॉब है, लोगों की चैलेंजिंग सिचुएशंस को डीकोड करना, उनको अंडरस्टैंड करना, फिर उनको ट्रैक पे करना। इसमें इट्स अ यूनिक वर्क एंड जिसको भी ये काम मिला है आई थिंक ही इज़ ब्लेस्ड। लाइक मैं ना इमेजिन करता हूँ कि एक लॉयर के टेबल पे कोई बैठा हुआ है, इमिग्रेशन लॉयर के टेबल पे कोई बैठा हुआ है जो अपने स्टेटसेस लूज कर चुके हैं एंड दे गेट वेरी इमोशनल। कभी कभी वो रो देते हैं, उनके स्पाउस रो देते हैं, उनके पेरेंट्स भी आपके पास आके रो देते होंगे। तो उस टाइम कैसा फील होता है आपको? बंदा तो हुआ था ना जब लास्ट मोमेंट पे बंदा आता है, व्हेन दे कम टू यू, इट्स वेयर कोई मतलब ऑब्वियसली एंड योर जॉब इज कि कोई खुश होके नहीं आएगा। खुश होके भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड के बंदे, किसी ने बिजनेस खोलना है, बिजनेस इमिग्रेशन करनी है, खुश होके आता है। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, खुश होके आता है। किसी बंदे का CRS 550 बन रहा है आज की डेट में, वो खुश होके आता है। लेकिन वी सी अ लॉट ऑफ पीपल विद डिफ़िकल्ट इमिग्रेशन सिचुएशंस, जैसे कहा कि पेरेंट्स रो देते होंगे। आपने जब भी बोला तो मेरे माइंड में काफ़ी 2-3 पिक्चर्स आई। मैंने देखा लोगों को, पेरेंट्स को रोते, जिनकी कमाई, जैसे मैं बता रहा था पहले स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की बात करते, कि वो लड़के की कमाई नहीं है, यंग 20-25 साल का जो लड़का यहाँ पे आया है SOWP पे, उसकी कमाई नहीं है, उसके पेरेंट्स की कमाई है। उसके ओल्ड पेरेंट्स की अर्निंग्स हैं, सेविंग्स हैं। वो मिडिल क्लास फैमिली के पास वही सेविंग्स हैं। यहाँ बहुत सा मेजॉरिटी ने तो लोन भी लिया हुआ है बच्चे को यहाँ पे भेजने के लिए, उसको स्पाउस को भेजने के लिए। तो वो मेरे पेरेंट्स आके मेरे पास कई बार ही रोए हैं कि देखो हमने पैसे भी खर्चे दूसरे बच्चे पे, और हमारा बच्चा यहाँ पे भी आया, उसके ऊपर पुलिस कॉल भी हो गई, उसको भी केस में प्रॉब्लम आ रही है अभी। तो ये सारी सिचुएशन, अगर गलती है या नहीं है वो भी है, लेकिन केस में ज़रूर वो एंटेंगल्ड है किसी न किसी तरीके से। तो वो पेरेंट्स रोते हैं कई बारी कि क्या सिचुएशन बन गई, पैसा भी गया, केस भी पड़ गया, यहाँ पे भी पैसा लग रहा है, आगे की सिचुएशन क्रिमिनल केस के कारण, पैसा ख़त्म होने के कारण आगे की भी पिक्चर क्लियर नहीं बन रही। सो ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी हैं। सबसे ज़्यादा कई बारी दुख जब लगता है एक्चुअली में, अंदर का आपके ह्यूमन बीइंग
सेंसिटिव हो जाता है कई बारी। सो जैसे फ़ोन आता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, क्या मैं इंडिया जा सकता हूँ, ये मेरी इमिग्रेशन सिचुएशन है, मेरे मदर का ये ऐसे इंसिडेंट है, उनकी पुअर हेल्थ है, डॉक्टर ने बोल दिया वो रहेंगे नहीं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, क्या मैं जा सकता हूँ। मेरे हस्बैंड थे वो अमेरिका गए थे ट्रक पे, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। सो दीज काइंड ऑफ फ़ोन कॉल्स, वी गेट दीज काइंड ऑफ फ़ोन कॉल्स। कोई यहाँ पे डेथ हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स के वीज़ा लगवाने हैं, पेरेंट्स के, यंग डेथ पर्टिकुलरली, किसी स्टूडेंट की, किसी स्टूडेंट टर्न वर्कर की, पेरेंट्स के पास वीज़ा नहीं है, यहाँ से दोस्त फ़ोन कर रहे हैं कि उसके पेरेंट्स को कैसे बुलाएं। सो ऐसी सिचुएशंस राइज होती हैं जहाँ पे काफ़ी यू गेट सेंसिटिव अगेन, बट ये आपकी जॉब है, अपने जॉब के ऊपर नहीं इम्पैक्ट करना, अपने अच्छे तरीके से अपनी जॉब को करना है जो भी सिचुएशन है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स टू। तो वो आपके अंदर का ह्यूमन बीइंग जो है ना सेंसिटिव हो जाता है कि क्या सिचुएशन है। सो वी सी दोज काइंड ऑफ सो सिचुएशन। जब ऐसे केसेस आपके पास आते हैं और उनके पास फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं है, I heard a lot of people telling about us that you really help them. And there are some known people in my circle. They approached your team, and your entire team was really very helpful to them. कि उनके पास उस टाइम नहीं थे affordability, and but you guys helped them. And like इसमें भी आप लोग कुछ करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले पिछले 6 साल से मैं इमिग्रेशन कर रहा हूँ, तो 6 सालों में आई बीन डूइंग फ्री कंसल्टेशंस। मैंने पेड कंसल्टेशन पार्ट भी रखा है, लेकिन अगर कोई करना चाहे, मेरी महीने में अभी भी आप देखोगे पीछे जाके मेरे इंस्टाग्राम में पिछले 5-6 महीने का चेक करोगे तो कैलेंडर इज़ पब्लिकली लिस्टेड। हर महीने आप देखोगे 17-18 दिन, हर महीने एटलीस्ट 15 दिन मैं चूज़ करता हूँ जो फ्री कंसल्टेशन डेज़ हैं। बिटवीन 1 PM एंड 6 PM आप उन दिन स्केड्यूल डेट्स को, वो 17-18 दिन मेरे ऑफिस आ सकते हो। उसमें कई बारी वीकेंड्स भी होते हैं, कुछ संडेज़ हैं जो मैंने वहाँ पे मार्क नहीं करता मैं संडेज़, क्योंकि इवेंट्स एंड ऑल होते हैं। लेकिन कुछ संडेज़ जब भी मेरे को लगे, आई पोस्ट ऑनलाइन, स्पेशल पोस्ट डालता हूँ कि संडे भी मैं अवेलेबल हूँ 1 से 6। तो वहाँ से फ्री कंसल्टेशन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट टू हेल्प पीपल। वो इसलिए नहीं है कि मेरे पास बिजनेस इंसेंटिव नहीं है कि लोग आएँ, इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनको ये पता लगे कि अपनी इमिग्रेशन जर्नी में करना क्या चाहिए, होता क्या है। जितने मेरे पास आते हैं उतनों को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अच्छा गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग। एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं तो वी ट्राई टू अकोमोडेट ऑल द रिक्वेस्ट एट लेंथ, अपने आप को पूरा स्ट्रेच करके वी ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सपेंसेस। तो जैसे भी एथिकल गाइडेंस, कॉम्पिटेंट गाइडेंस, फाइनेंशियली अफोर्डेबल पाथवेज, फाइनेंशियली अफोर्डेबल ऑप्शंस, इंस्टॉलमेंट्स, ये सारा कुछ जो भी पॉसिबल है वी डू दैट। And I think that's a really good news to share, because a lot of people seeing this podcast, they can definitely reach out to you now just for free consultation, because हम लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि if we want to see a renowned lawyer like you, they will at least charge $600, $700, $800 an hour. So thanks for clearing this. सो एनीबडी कैन गो ऑन माई इंस्टाग्राम। हर महीने मैं कैलेंडर डालता हूँ, उसमें डेट्स मार्क करता हूँ, इन्फॉर्मेशन डालता हूँ कि विदाउट एनी फ़ोन कॉल, विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, यू कैन सिंपली वॉक इन टू माई ऑफिस एंड आपको इमिग्रेशन कंसल्टेशन हम करेंगे, फ्री कंसल्टेशन। That is very humble of you to do that, and thank you. And thanks for Thank- coming. Thanks Yeah. for taking out time. It was really pleasure to Yeah. have you. थैंक यू।